यहाँ पे वी गॉट इंटरप्टेड यस्टरडे, यहाँ रुके थे, यहाँ से आगे बढ़ाना है सेशन। तो टेक्स्ट फाइल बेसिकली वी स्टार्टेड फ्रॉम पीपीटी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि एडवांटेजेस ऑफ पाइथन क्या है। फाइन, उसके बाद में वी डिस्कस्ड अबाउट द स्टेप्स ऑफ इंस्टॉलिंग पाइथन। हैव यू इंस्टॉल्ड इट ऑन योर मशीन्स? कल के बाद आज से ठीक। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद में पाइथन के साथ में हमने इंटरेक्ट किया इन द शेल मोड पे थोड़े बहुत ऑपरेशंस परफॉर्म करके देखे थे। उसके बाद फिर हम कुछ बेसिक फंक्शंस भी देख के आए थे, जिसमें हमने टाइप फंक्शन देखा था, प्रिंट फंक्शन देखा था, एग्जिट फंक्शन देखा था एंड लाइक फाइन। इनपुट हमें देखना था, कल हम ये प्रोग्राम लिख रहे थे और हम बीच में कहीं रुक गए थे उसके बाद भी। तो उसी के साथ में इसको मैं जोड़ता हूँ कल के डिस्कशन के साथ में। इफ यू रिमेंबर यस्टरडे वी हैव रिटन दिस 3-4 लाइंस। कौन कल के सेशन में नहीं था और जो आज है, कोई ऐसा लिखे आप लोग? थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग का बैकग्राउंड लेके आए हो? क्या करते हैं आप पीछे? पढ़ाई क्या की? बहुत बढ़िया, इतना तो पर्याप्त है। आप एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है आपको? बीएससी मैथ्स साइंस। ओके, आपने होम साइंस ही किया है, ठीक है। तो कल एक सेशन इस बैच का हो चुका है, जिसमें मैंने काफी सारे बेसिक कंपोनेंट्स इन लोगों को बताए थे। फाइन, इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद दिस बैच, या फिर अगर आप डेमो के लिए आए हैं और आगे रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो बीते कल का जो सेशन था उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आप चाहेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन पर बात कर लीजिए, वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। क्या आप उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं जो अभी यहाँ का बना है अभी जुलाई में? ठीक है, वो आप प्लान कर लेना। तो एक सेशन ऑलरेडी हो जो चुका है, उसकी रिकॉर्डिंग है, अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ पीछे कंटेंट गया तो मिल जाएगा आपको। फाइन। So this program basically we were planning to add 2 numbers। अगर आपको ध्यान हो तो उसमें भी हम लोग ये सोच रहे थे कि 2 नंबर्स जो है वो स्टैटिक देने की बजाय हम उनको एज इनपुट रीड करवा लें यूजर से। सो फॉर दैट पर्पस मैंने आपको बताया था कि इनपुट फंक्शन जो है वो आपको यूज करना है इन ऑर्डर टू रीड समथिंग फ्रॉम द डिस्प्ले। ठीक है, यूजर से अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इनपुट से जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनपुट के साथ में यू विल पास अ मैसेज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपको यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं वो वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। लेट मी ट्राई दिस हियर फर्स्ट। एक बार इनपुट इंडिपेंडेंटली क्यों है चला के देखें। ये मान लीजिए कि अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू इनपुट ऑफ एंटर अ नंबर। अभी ये प्रोग्राम नहीं है, ये तो वही है शेल मोड में। फाइन, और इसको अगर मान लीजिए कि अगर एंटर प्रेस करता हूँ, लुक एट द स्क्रीन व्हाट वी गॉट हियर। यहाँ पे स्ट्रेट अवे कुछ डिस्प्ले नहीं हो गया है, या फिर वो कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद में स्ट्रेट अवे, जैसे आप यूजुअली क्या करते थे, x इक्वल्स टू 10 तो x की वैल्यू सेट हो गई। राइट, ये हमने कल किया है, और ये वैल्यू जो है वो है इंटीजर टाइप की। फाइन, इसके अलावा हम लोगों ने कल कहा था कि एक कमांड होता है प्रिंट, जिसमें आप कोई भी एक कंटेंट जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं ऑन डिस्प्ले। इसी के साथ कंटिन्यूएशन में आज जो मैंने चीज कही वो ये है। व्हाट इज दैट? दिस वन। तो अगर मैं कहीं लिखता हूँ x और y, से y इज अ वेरिएबल नेम, y इज इक्वल्स टू इनपुट, और इनपुट के साथ में मैसेज दे दिया एंटर अ नंबर, तो हाउ दिस फंक्शन इज गोइंग टू बिहेव, आप इसे जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो कि आपने इनपुट के साथ में क्लब किया हुआ है, और वो मैसेज जो है वो यूजर से पूछेगा एक नंबर के लिए। फाइन, और ये स्क्रीन जो है अब ये तब तक होल्ड रहेगी जब तक कि इसको कोई एक एंट्री दे नहीं दिया। फाइन, इसमें जब तक कोई इनपुट पास नहीं कर दिया जाता। तो if it is asking enter a number and if say I entered a number 20 here, उसके बाद में जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आगे मुझे कुछ नहीं दिखना, इनपुट ने अपना काम कर दिया। फाइन, तो कल मैंने क्या कहा था, इसे कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि दिस मैसेज फर्स्ट ऑफ ऑल विल बी गेटिंग डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, देन इनपुट विल रीड द कंटेंट जो भी स्क्रीन पे यूजर ने पास ऑन किया है, एंड दैट कंटेंट विल बी पास्ड ऑन टू दिस वेरिएबल। वो कंटेंट जाके उस वेरिएबल के नाम से प्रोग्राम में स्टोर हो जाएगा।
तो वो जो वैल्यू इस हिसाब से जो 20 दी थी वो आखिर किस वेरिएबल के नाम से अवेलेबल है अब? y। ठीक है, तो जो भी आपने यहाँ पर इनपुट दिया है दैट गॉट स्टोर्ड इनटू अ वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज y। तो इफ आई ट्राई एक्सेसिंग y तो आई विल गेट वैल्यू 20। ठीक है, इस तरीके से जो है मुझे वो वैल्यू जो है इस तरीके से इंडिपेंडेंटली इनपुट काम करता है। ठीक है, और यही चीज मैं वहां पर प्रोग्राम में यूज कर रहा हूँ। हम क्या कर रहे हैं, पहला स्टेटमेंट हमने लिखा इनपुट एंटर अ नंबर, जो भी नंबर एंटर होगा ऑन स्क्रीन वो स्टोर हो जाएगा x में। फिर आप योर प्रोग्राम इज गोइंग टू आस्क फॉर अनदर नंबर, वो नंबर एंटर होने पर y के साथ एसोसिएट हो जाएगा। देन यू आर डूइंग वन अरिथमेटिक ऑपरेशन हियर जिसमें यू आर एडिंग x एंड y, दैट रिजल्ट विल बी गेटिंग स्टोर्ड इनटू z। और बाद में फिर वही एक प्रिंट है जो आपने कर दिया, व्हाट sum of x and y is z। and this I've already told you, this is a static contained, this is a variable, while this is again static। static का मतलब होता है कि जो प्रोग्राम में बदलेगा नहीं, ये प्रिंट स्टेटमेंट में इसे ऐसा का ऐसा प्रिंट करना है, ये वेरिएबल पार्ट नहीं है। फाइन, तो ये ऑपरेशन फिर बाद में आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करके देखना है हमें। तो प्रोग्राम्स नेम इज pgm001 that I'm having here, and yesterday I've told you the way to execute a program as well। execute के साथ में what was that, open के साथ में I need to give the program's name which is pgm001 dot py, closing the apostrophe, then I need to read it into open it into read mode। जैसे मैंने से एग्जीक्यूट किया द वे विच वी डिस्कस्ड, एक स्टेटमेंट यहाँ पे आया एंटर अ नंबर। अब प्रोग्राम के बिहेवियर को समझो, जो यहाँ पे प्रोग्राम आपने पहला स्टेटमेंट लिखा है वही यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। फाइन, एंटर नंबर में मैंने दिया सपोज 1। हाँ, ठीक है, जैसे मैंने कहा एंटर नंबर, प्रोग्राम ने हमने लिया इनपुट 1। फाइन, फिर आया यहाँ का अगला इनपुट इन पिक्चर, इट इज गोइंग, इट इज आस्किंग अस फॉर अनदर नंबर, एंटर अनदर नंबर। अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पर दी, तो आई एम गोइंग टू स्टोर दिस वन इनटू y। x और y में दो वैल्यूज हो जाएंगी, 1 and 1, z कैलकुलेट होगा और जो रिजल्ट है वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो सामने आ रहा है सम ऑफ 1 and 1 is 11, क्योंकि 1 + 1 = 2 तो मैथ्स में होता है, पाइथन में थोड़ा होता है। पाइथन में तो 1 और 1 11 होती है, वो ये बता रहा है 1 और 1 11। इसका मतलब ये हो गया, अगर डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये हो जाता है कि ये छोटा सा जो प्रोग्राम है 4 लाइन का, इसमें जरूर कोई प्रॉब्लम है। फाइन, तो इफ योर प्रोग्राम इज नॉट बिहेविंग in a way which you want, right, is not giving you the result that you are desiring, that means there is some sort of error in the program। fine, तो एरर का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हो गया, प्रोग्राम रिजल्ट नहीं दिया। एग्जीक्यूशन इंटरप्ट हो गया तो फिर तो मान के चलो कि उस प्रोग्राम में जो है जो एरर्स हैं वो कुल मिलाकर उनकी सीवियरिटी ज्यादा है, जो एग्जीक्यूशन को इंटरप्ट कर देंगे। एग्जीक्यूशन रुका नहीं, प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट हुआ, उसने इनपुट्स दिए, उसने आउटपुट भी दिया, बट द आउटपुट इज नॉट डिजायरेबल। इस तरह के एरर्स को कहा जाता है लॉजिकल एरर्स। फाइन, तो लॉजिकल एरर का मतलब होता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ लॉजिकल मिस्टेक इन दिस प्रोग्राम एंड दैट्स व्हाई द रिजल्ट दैट आई वांट हियर इज नॉट कमिंग आउट। राइट, 1 + 1 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1 गया है। इसका कारण जो है वो हम अभी समझेंगे। फाइन, इसका कारण समझने के लिए मैं एक काम करूं, इंडिपेंडेंटली यहीं आपको वही चीज फिर से दिखाता हूं जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जीक्यूट की थी। शायद आपने उसको ऑब्जर्व भी किया हो, पर एक बार और देखो उसको। ये देखो, एंटर नंबर लिखा, मान लो कि मैं उसे स्टोर करता हूं विद इन z। फाइन, ये मैंने एंटर प्रेस किया। एक ही स्टेटमेंट के ऊपर हम थोड़ा सा पोस्टमार्टम करके देख रहे हैं इनपुट का। फाइन, इनपुट कैसे बिहेव कर रहा है। तो इनपुट आस्क मी फॉर अ नंबर, आई एम गोइंग टू एंटर अ नंबर हियर, से दैट नंबर इज 10। राइट, I pressed enter, तो क्या I'm having that value stored inside Z, right? जब मैंने Z को देखने की कोशिश की तो I'm having a value inside that and that is 10, fine। But थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा okay let's take one more variable p जिसकी वैल्यू है 10। ऐसा भी कर ही सकते हैं पाइथन में, ये तो कोई खास बात नहीं है। फिर p की वैल्यू मैंने चेक करी, that is also 10। Are you observing some sort of difference between the values, जबकि दोनों ही 10 हैं? This value of z and this value of p which I stored here, what is the difference that we are observing here? यहाँ पे और यहाँ पे ये जो दो डिस्प्लेस आ रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर दिख रहा है?
हाँ, एक जो है ऑफ कोर्स, एक जो है अपॉस्ट्रोफ के अंदर दिख रहा है, एक विदाउट अपॉस्ट्रोफ दिख रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि दिस इज अ स्ट्रिंग। कल भी हमने देखा था, कल हम लोगों ने जब स्ट्रिंग्स ली थी, तो स्ट्रिंग जो होती हैं वो अपॉस्ट्रोफ के अंदर डिस्प्लेस होती है, ठीक है। व्हाइल दिस इज नॉट अ स्ट्रिंग, दिस इज अ इंटीजर। अब ये तो हुआ विजुअल। इसको वी कैन वेरीफाई यूजिंग अ फंक्शन एज वेल, जिसको जब मैं किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई करता हूं तो मुझे उस वेरिएबल का कंटेंट किस प्रकार का है ये भी पता चल जाता है। कौन सा फंक्शन था वो? टाइप फंक्शन। तो आई एम गोइंग टू इंपोज टाइप ओवर बोथ ऑफ दिस वेरिएबल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा टाइप ऑफ पी, तो इट कम्स आउट एट इंटीजर, ठीक है। तो मुझे पता चला कि ओके पी में जो वैल्यू है दैट इज इंटीजर, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। फिर मैंने चेक किया टाइप ऑफ जेड, राइट, which is which I was expecting to be an integer, but it is not an integer, it is a string. तो I don't know कैसे, पर somehow वो जो मैंने इनपुट से जो भी वैल्यू रीड की थी, वो जो z में जाके स्टोर हो गई थी, that automatically became integer, right? वो अपने आप जो है वो integer बन गई। अब वो अपने आप जो है वो string बन गई, फाइन। तो अब string होने की वजह से उसमें जो वैल्यू है उसमें आएंगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि यही ऑपरेशन आपने यहां भी दी है। तो x और y में जो दो मैंने वैल्यूज दी थी 1 एंड 1, दे इम्प्लिसिटली आर नॉट इंटीजर्स, दे आर स्ट्रिंग्स। तो अगर आप दो स्ट्रिंग्स को आपस में अगर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो इंटरप्रेटर मना नहीं करता है। वो ये नहीं बोलता कि ये न्यूमेरिक वैल्यूज है तो हाउ आर यू एडिंग देम, हम तो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ऐसा नहीं होता। फाइन, लुक एट दिस नाउ। अगर मैंने कहीं लिखा 1 + 1, तो दैट विल ऑफ कोर्स कम्स आउट एज 2, फाइन। और अगर मैंने कहीं लिख दिया 1 + 1, नाउ आई हैव टेकन बोथ द ऑपरेंड्स एज स्ट्रिंग्स, राइट। तो इस केस में वी आर नॉट गोइंग टू गेट 2, वी आर गोइंग टू गेट 1 1। इसका मतलब ये हो जाता है कि जब ऑपरेटर प्लस दो ऑपरेंड्स इंटीजर या फ्लोट्स लेके चल रहा है तब तो न्यूमेरिक एडिशन कर रहा है, लेकिन अगर वो दो ऑपरेंड्स स्ट्रिंग बन जाएं तो फिर वो कॉन्केटिनेशन कर दे। कॉन्केट करना मतलब दोनों को आपस में जोड़ देना, मर्ज कर देना, ठीक है। तो ये कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो गया और कॉन्केट होने की वजह से दोनों स्ट्रिंग्स आपस में जुड़ गए, फाइन। इट्स जस्ट लाइक दिस ABC when got added with DEF, it will give me ABCDEF। बिल्कुल वैसा ही ऊपर हुआ 1 + 1 के केस, ठीक है। तो अब मुझे ये समझ में आ गया कि उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे जब मैंने इनपुट्स जो हैं 1 एंड 1 दिए, तो वाई आई एम गेटिंग 11 या 1 1, क्योंकि वो दोनों जो वैल्यूज हैं दे आर नॉट गेटिंग एडेड विद ईच अदर बाय ट्रीटिंग देम एज इंटीजर्स। उनको सिस्टम ट्रीट कर रहा है एज स्ट्रिंग्स, और जो रिजल्ट बन रहा है वो उनका कॉन्केटिनेशन, फाइन। अब ऐसा किसी भी परिस्थिति में ले लो, कोई भी आप यहाँ पर काउंट ले लीजिए। मैंने लिया अगर 10 एंड 10, तो आई एम गोइंग टू गेट हियर 20। द सेम प्रोग्राम इज देयर, you are going to get a string again which will be 1010, ठीक है। तो this is what I'm going to get here, ठीक है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम के अंदर। तो प्रोग्राम तो ऐसा ही होना चाहिए, बस इस सिचुएशन को अब मुझे करना है रेक्टिफाई, ठीक है। अब कंक्लूजन ये है कि हमारा जो इनपुट फंक्शन होता है, ये लॉजिक जो इसके पीछे वो ये है कि जो इनपुट फंक्शन होता है ये बाय डिफॉल्ट स्क्रीन पे से जब भी कोई वैल्यू रीड करेगा जो यूजर ने एंटर की है, उस वैल्यू को वो सबसे पहले वो उसे रीड ही करता है इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग। तो आपने अगर वहां पे एबीसी लिखा है तो उसे स्ट्रिंग के टर्म में रीड करने वाला है। 1 2 3 लिखा है तो भी वो एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा। अगर आपने 12.2 लिखा है तो भी एज अ स्ट्रिंग रीड करेगा, फाइन। तो अल्टीमेटली इनपुट व्हेनेवर इज गोइंग टू रीड समथिंग फ्रॉम द स्क्रीन, it will always read it as a string। तो do remember this कि इनपुट का काम ही है स्क्रीन पे से कंटेंट रीड करना और कंटेंट को रीड करना स्ट्रिंग के टर्म, फाइन। अब मेरी क्या रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि मैं आए हुए इनपुट को किस तरीके से स्टोर करना चाहता हूं। अगर मान लीजिए कि मैं एक्स और वाई को इंटीजर के टर्म में रीड करवाना चाहता हूं, तो फिर आई विल डू वन थिंग हियर, लुक एट दिस। इतना पोर्शन जो है वो वैल्यू लेकर आ रहा है स्क्रीन से और वो जा रही है एक्स में। तो इतने पोर्शन को मैंने क्लब कर दिया अगेन इनसाइड अ पेयर ऑफ ब्रैकेट, फाइन। सिंस आई एम गोइंग टू हैव वन मोर फंक्शन, दो इट इज अ क्लास, बट सिंस यू आर नॉट ऑन दैट लेवल, मैं क्लास बोलूं यहाँ पर, इसलिए क्लास नहीं बोलते।
आई एम गोइंग टू इम्पोज वन मोर फंक्शन हियर व्हिच इज int, राइट। तो जैसे ही आपने int इम्पोज किया ओवर इनपुट, तो उसका मतलब ये हो जाएगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा कि जो भी यहाँ से इनपुट आने वाला है स्क्रीन से, दैट विल बी गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इंटीजर फर्स्ट, और उसके बाद जाके वो स्टोर हो जाएगा x में, राइट। सेम ट्रीटमेंट आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑन अदर फंक्शन एज वेल, other read that I've applied, and now this program will behave in that way which I was expecting. बस इतना ही परिवर्तन किया, इससे मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ वेरीफाई कर लो, जो अभी हमारा ये जो एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं एक int इम्पोज करूं ओवर दिस और z की वैल्यू रीड करने की कोशिश करूं दिस वे, तो मैसेज स्टिल एंटर नंबर, आई एंटर 10, नाउ आई एम हैविंग समथिंग इनसाइड z की out apostrophes, right? Even if I go for a check type of z, so it will return integer. So it is not a string now, it is a integer. यही काम जो है वो हमने यहाँ कर दिया. So that's why if I execute that program again, fine. So it will ask for two numbers again. So first number is 1, second number is 1, and the displays this. Sum of 1 and 1 is 2. Fine. So this way that situation got rectified. इस तरीके से वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो सीखा क्या पिछले सिचुएशन से? सीखा ये कि इनपुट बाय डिफॉल्ट ऑलवेज रीड्स द कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्ट्रिंग्स दैट वी नीड टू कास्ट का मतलब होता है दैट वी नीड टू चेंज इन द डेटा टाइप जो कि हमारी रिक्वायरमेंट। फाइन। अब हमारी रिक्वायरमेंट इंटीजर की थी तो मैंने बाहर int लिख दिया। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी होती कि मुझे जो इनपुट रीड करना है वो फ्लोटिंग चाहिए डेसिमल्स में, तो मैं बाहर फ्लोट लिखता उसकी सिचुएशन, ठीक है। तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसी कास्टिंग होगी। इन एग्जैक्ट ये जो भी आपने किया है इसको टेक्निकली टाइप कास्टिंग कहा जाता है। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग मतलब कन्वर्टिंग द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल्स, वेरिएबल्स का डेटा टाइप कन्वर्ट कर देना, ठीक है। फाइन। तो व्हाट वी हैव डन, वी have taken inputs from the user, calculated the summation and printed the sum here. एक प्रोग्राम और आगे जाते हैं, सिचुएशन को थोड़ा और अपडेट करते हैं, और इस बार मैं एक काम करता हूं कि एक प्रोग्राम ऐसा बनाना चाहता हूं। वी आर गोइंग टू अपडेट वन कॉन्सेप्ट हियर। वो प्रोग्राम ऐसा होगा कि यूजर से एक नंबर मांगेगा और उस नंबर के ऊपर हमें चेक लगाना है कि दैट एंटर्ड नंबर इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। दैट्स इट। फाइन। फॉर वेरी स्मॉल कोड वी नीड टू टेक एन इनपुट फ्रॉम द यूजर। फाइन। And input will be in terms of integer, of course, and then we need to check whether that number is even or odd. Mathematically speaking, what are even and odd numbers? होते क्या हैं? What are even numbers? If a number is divisible by 2, that number is called even number, right? जो number 2 से divide हो जाए उसे even number कहा जाता है। Example के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Fine. और वो क्लास 3 में कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि अगर किसी एक मल्टी डिजिट नंबर की लास्ट डिजिट अगर मान लीजिए कि इवन है, मतलब इवन मतलब कि इवन में इवन तो क्या यूज करें, अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो उस केस में वो नंबर जो है वो इवन के आ जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं बोल देता हूँ 126, तो दैट नंबर इज इवन। 1024, दैट नंबर इज इवन। 1250, दैट नंबर इज इवन। or contrast of this are all odd numbers. If a number is not divisible by 2, that number is called odd. Fine. अब छोटे एग्जांपल्स पे अगर बात करें और मैं तुम्हें बस एक नंबर लिख के कॉपी पे एक नंबर है 51, तो ये नंबर इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे ये ऑड है। लेकिन मैथमेटिकली इसको चेक करने के लिए जो आप बोल रहे हैं डिविजिबल बाय 2, फाइन, ये डिविजिबल बाय 2 में एक वर्ड यूज होता है जो आप अभी बोल रहे थे, दैट वर्ड इज फाइंडिंग द रिमाइंडर। So whenever a number is divided by 2 and the remainder comes out as 0, then that number is even. Like 10 when is divided by 2, it gives us 5 as quotient and remainder 0. Okay. If 11 is divided by 2, then quotient will be 5, but remainder will be 1. Okay. तो जब remainder 0 आता है तो number even होगा, और अगर remainder 1 आता है तो फिर number odd होगा। बस this is the logic that we are going to apply within a code. ठीक है। जो मैंने कहा वही हमें उसी के हिसाब से कोड लिखना है, ठीक।
तो यूजर इज गोइंग टू एंटर अ नंबर, वी आर गोइंग टू चेक वेदर इट इज इवन और ऑड। जो भी और प्रोग्राम बिहेव करेगा, आउटपुट देगा। अगर इवन नंबर आया है तो प्रोग्राम बोलेगा नंबर इवन है, और अगर ऑड आया है तो प्रोग्राम बोलेगा नंबर ऑड। फाइन। So let's do this, and for doing that, first of all, I know I have to read one number. तो हमने सबसे पहले शुरुआत यहां से की। फाइन। इनपुट एंटर नंबर, वो नंबर यूजर एंटर करेगा, आप उसको टाइप क्लास कर दोगे इंटीजर में, और वो जाके स्टोर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल जिसका नाम है x, राइट। देन आफ्टर दैट, एज यू आर सेइंग कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन फाइंडिंग रिमाइंडर। और रिमाइंडर भी क्या, जब x को 2 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आ रहा है एवरी टाइम। फाइन। तो x को 2 से डिवाइड कर दें और रिमाइंडर क्या आ रहा है। डू यू रिमेंबर कल मैंने एक ऑपरेटर बताया था कि रिमाइंडर निकालने के लिए ऑपरेटर यूज होता है, परसेंटेज वाज द साइन। तो इसका मतलब यहां देखो उस चीज को फिर से, 12% 2 gives us 0. So that means 12 when is divided by 2, then the remainder is 0, right? While 11% 2 gives us 1. So that is 11 when is divided by 2, it gives us remainder 1. तो बस ये कॉन्सेप्ट हमें वहां ले जाके यूज करना है। अंतर सिर्फ इतना हो जाता है कि वो जो नंबर है जिसे आप 2 से डिवाइड करना चाहते हो, वो तो यूजर ने दिया है, उस वो एक वेरिएबल में स्टोर्ड है, और उसका नाम क्या है x, राइट। दैट नीड्स टू बी डिवाइडेड बाय 2, राइट। and this is something that I'm storing into another variable and I'm calling it r, where r stands for remainder. ठीक है। so when x%2 is calculated, it is going to give me something, and that something I'm calling here r. तो r इस प्रोग्राम में अगर मैं देखूं तो शुरुआती दो स्टेटमेंट क्या है। पहला स्टेटमेंट एक नंबर रीड कर लेगा, वो x है। दूसरा स्टेटमेंट x को यूज करते हुए उसे 2 से डिवाइड कर देगा, और रिमाइंडर जो है वो 5 स्टोर कर देगा r। फाइन। नाउ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन r। अब r की वैल्यू क्या है उस पर सब कुछ निर्भर करता है। तो फाइन, लेट्स डू वन थिंग बिफोर चेकिंग फॉर इवन और ऑड। लेट मी प्रिंट r। ये वर्क देखें तो यार कि r आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। फाइन। So I printed R and I went for execution of the program again. So enter number 11, remainder is 1. Fine. Enter number 12, remainder is 0. It's working well. इसमें कोई समस्या नहीं है, रिमाइंडर तो आ गया मेरे पास, लेकिन मुझे रिमाइंडर प्रिंट नहीं करना है। मुझे तो ये प्रिंट करना है कि एंटर्ड नंबर जो है वो इवन है या फिर ऑड है। फाइन। तो दो स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है क्या, प्रिंट, और उसमें लिखना है एंटर्ड नंबर इज इवन, या फिर प्रिंट जिसमें मुझे लिखना है एंटर्ड नंबर इज ऑड। फाइन। और जो मैंने अभी पीछे बोला उसे अगर आपने ध्यान से सुना हो तो मैंने कहा था मुझे प्रिंट करना है दिस, या फिर दैट इज इंपॉर्टेंट, या फिर दिस। इसका मतलब ये हो गया कि दोनों में से कोई एक ही प्रिंट को चलना है, दोनों को नहीं चलना। अगर मैंने दोनों लिख दिए तो दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे। फाइन। तो इसीलिए ऐसी एक सिचुएशन में आके जहां पे आपको इस तरह का डिसीजन लेना है कि या तो मैं इसे प्रिंट करूंगा या उसे प्रिंट करूंगा, यहाँ पे फिर एक कॉन्सेप्ट जो है वो अराइज होता है। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इफ कंडीशंस। ठीक है। इफ एल्स के ब्लॉक्स बनते हैं, वो हम यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। तो दिस इज सम सिचुएशन इन विच वी आर वेयर वी वांट टू प्रिंट आइदर दिस और दैट। तो आई विल इंट्रोड्यूस वन स्टेटमेंट हियर, वन कॉन्सेप्ट हियर, जो इस तरह से लिखा जाएगा। इफ r, that means remainder, is equals to 0, a colon, right? In that case, print entered number is even, right? Else print entered number is odd. एक पहली बार अगर आप देख रहे हो इस चीज के लिए, इस चीज को पहला अगर आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा समय लग जाएगा एडजस्ट होने में, पर ये बहुत इजी है, इसमें कुछ इसमें खास बात नहीं। अगर आप देखें तो मैंने बहुत आसान शब्दों में यहाँ पे बहुत ही आसान चीज लिखी है। उसमें लिखा है अगर रिमाइंडर की वैल्यू 0 है तो, है ना। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जब आप यहाँ पर ये साइन देखेंगे तो ये साइन एक सिंगल इक्वल्स टू में नहीं लगाया है, इसको लगाया है डबल इक्वल्स टू। जब आप कोई कंडीशन चेक करते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है या नहीं, इफ यू आर चेकिंग समथिंग, राइट, देन यू हैव टू टेक डबल इक्वल्स टू साइन। बट इफ यू आर असाइनिंग सम वैल्यू, देन यू हैव टू टेक सिंगल वैल्यूज। जैसे हमने इससे पहले कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं, x equals to 10, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि you want to assign this value 10 to x, so that is assignment, right? पर अगर मैं इस तरह की अगर कंडीशन लिख रहा हूं कि r
double equals to 0. So I am not assigning 0 to r. I am checking whether r is equals to 0 or not. Fine. तो कंडीशंस जहां आप इंपोज कर रहे हो वहां पे डबल इक्वल्स टू, जहां आप वैल्यूज असाइन करने की बात कर रहे हो वहां पे सिंगल। फाइन। तो हम यहां लिख रहे हैं इफ r इज इक्वल्स टू 0, अगर r की वैल्यू 0 है तो उस केस में ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट कर दो। ठीक है। उसके बाद ठीक उसको फॉलो करते हुए एल्स, राइट। एल्स का मतलब होता है कि अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब अगर r की वैल्यू 0 नहीं है तो उस केस में नीचे वाला प्रिंट है। ठीक है। अब मैंने कुछ और भी चेंजेस किए इस दरमियान। वो चेंजेस क्या थे? मैंने ऑब्जर्व किया कि इफ वाला पार्ट पूरा जहां लिखा मैंने, उसके आगे मैंने कॉलम का साइन लगाया। दैट इज द पाइथन सिंटैक्स दैट वी नीड टू यूज, राइट। जहां मैंने एल्स लिखा है उसके बाद भी मैंने कॉलम लगाया है, वो हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है। प्लस अलोंग विद दैट अगर इन प्रिंट्स की अगर बात करोगे तो इन प्रिंट्स को मैंने बजाय यहां से शुरू करने के इसे थोड़ा आगे से शुरू किया है, राइट। इसी तरीके से अगर आप इस वाले प्रिंट को अगर देखेंगे तो इसे भी मैंने यहां से नहीं शुरू किया, इसे थोड़ा आगे लिख दिया। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने ये काम किया है। दिस थिंग इज मैंडेटरी टू डू, ये करना पड़ेगा। और ये जो मैंने इनकी पोजीशंस आगे ली है प्रिंट की, इस कॉन्सेप्ट को या फिर इस चीज को जो हमने यहाँ पर करी है, इसे कहा जाता है प्रोवाइडिंग द इंडेंटेशन। प्रोवाइडिंग द इंडेंटेशन, राइट। इंडेंटेशंस क्या होते हैं? इंडेंटेशंस जो हैं किसी भी एक कीवर्ड का पूरा स्कोप जो है वो डिफाइन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, ध्यान देना मेरी बात पे। देखो, ऐसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पर रैंडम एक प्रिंट मैंने ओवर लगा दिया। ठीक है। अब जब इफ कंडीशन आती है तो इफ कंडीशन के बाद में ये जो आपने दो प्रिंट लिखे हैं ये इंडेंटेड है, मतलब कि स्पेस वाइज थोड़ा आगे लिखे हैं। ठीक है। वो ये बताते हैं कि इस इफ के स्कोप में ये दो स्टेटमेंट आते हैं। इफ के स्कोप में ये दो स्टेटमेंट आते हैं। मतलब शुरुआत कैसे करता हूं? इफ कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, इफ के साथ दी हुई कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। अब ये स्टेटमेंट मतलब कितने स्टेटमेंट? क्या इसको कोई लिमिट है? नहीं, इस पे कोई लिमिट नहीं है। आप 1 2 3 50 500 जितने चाहे वो स्टेटमेंट दे दीजिए। ठीक है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अच्छा, कैसे पता चलेगा सिस्टम को कि कितने स्टेटमेंट्स आपने इफ के सेटिस्फाई होने पे एग्जीक्यूट करवाना है? ठीक है। इफ के स्कोप के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर कौन से स्टेटमेंट है, इंटरप्रेटर को कैसे समझ में आएगा? तो इंटरप्रेटर जो है वो उसको इंडेंटेशन से चेक करता है। तो जितने स्टेटमेंट मैंने आगे करके लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि दे ऑल आर लाइंग विद इन द स्कोप ऑफ इफ ब्लॉक। ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये इफ ब्लॉक के अंदर है, राइट। मतलब मैंने अगर मान लीजिए ये एल्स नहीं दिया, ध्यान देना बेटा, ये एल्स नहीं दिया तो भी ये प्रोग्राम वैलिड है। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर आपने इफ लिखा है तो एल्स लिखना जरूरी है। आप एल्स के बिना भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फाइन। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि इफ r इज ग्रेटर देन, इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन एग्जीक्यूट दिस टू स्टेटमेंट्स। फाइन। और इसके ठीक बाद मैंने एक प्रिंट और लगा दिया अगली लाइन पे। उसमें मैंने लिखा द प्रोग्राम गॉट टर्मिनेटेड हियर। फाइन। काम करता हूँ, उसको कोशिश करता हूँ पहले चेक भी कर लें कि प्रोग्राम चल भी रहा है कि नहीं चल रहा। अभी मैंने एल्स वाला पार्ट छोड़ दिया फॉर अ सेक, देखते हैं कि इसके लिए कैसे बिहेव करता है। एंटर नंबर, आई एंटर 10 एंड आई नाउ गॉट दिस रिजल्ट। ठीक है। इस रिजल्ट को ध्यान से अभी देखो क्योंकि मैं कुछ एक बार इसको और एग्जीक्यूट करूंगा। क्या हुआ उस प्रोग्राम से कंपेयर करना है इसको। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, इट आस्क्ड अस फॉर अ नंबर। ठीक है। वो नंबर यहाँ पे हमने एंटर किया, इट वाज 10। फाइन। इसके बाद भी ये स्टेटमेंट इम्प्लिसिटली अंदर एग्जीक्यूट हुआ होगा, रिमाइंडर कैलकुलेट हुआ, 10 डिवाइडेड बाय 2 रिमाइंडर बिकम्स 0, राइट। तो वैल्यू ऑफ r बिकम्स 0। अब r की वैल्यू 0 कैलकुलेट हो गई, उसके बाद में ये इफ कंडीशन चेक हुई इम्प्लिसिटली इनसाइड, राइट। जैसे ही इफ कंडीशन चेक हुई तो यहाँ पे चेक हुआ कि क्या r की वैल्यू 0 है। तो r की वैल्यू जो ऊपर कैलकुलेट हुई थी क्या वो 0 थी इस केस में, 10 वाले केस में हमारे प्रोग्राम में? yes it was, right. So since this condition got सक्सेसफुली क्लियर्ड, ये कंडीशन पास हो गई, इसी वजह से इस इफ के अंदर रखे हुए ये दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो पाए, राइट। इसी वजह से ये वाला प्रिंट भी एग्जीक्यूट हुआ जहां हमें मिला एंटर्ड नंबर इज
E1 और इसी वजह से ये भी एग्जीक्यूट हुआ, एंटर्ड नंबर इज x या फिर 10। फाइन। फिर ये वाला प्रिंट सर क्यों चला? क्योंकि इफ के स्कोप के लिए रखा है बाहर। बाहर का मतलब ये होता है कि इफ से इसका कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होती तो भी ये प्रिंट एग्जीक्यूट होता, और ये यहाँ पर एग्जीक्यूट हुआ ही है, तो प्रोग्राम गॉट टर्मिनेटेड हियर। ठीक है, ये और बेहतर समझ में आएगा। मैं इसी प्रोग्राम को एक बार और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखना ध्यान से इस बार। लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गिव एन इवन नंबर, आई एम पासिंग 11। 11 के केस में लेट्स चलो प्रिडिक्ट करते हैं आउटपुट को। इफ नंबर इज 11, व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ x हियर? 11, राइट? 11 परसेंटेज टू व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ r नाउ? 1। रिमाइंडर कैलकुलेट होगा। ठीक है, नाउ इफ r इज 1, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी। इफ हमने तो कंडीशन लिखा है इफ r इज इक्वल्स टू 0, लेकिन अब r 0 नहीं है। इफ r is not 0 तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फेल होती है का मतलब होता है इफ के स्कोप में जो भी आपने लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो फिर अगला सवाल आ रहा है कि इफ के स्कोप में क्या है? तो इफ के स्कोप में कितने स्टेटमेंट हैं? 2, क्योंकि 2 स्टेटमेंट आपने इंडेंटेड दिए, राइट? तो ये 2 प्रिंट जो है अब इस प्रोग्राम के सिचुएशन में नहीं चलने वाले। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस प्रिंट? क्या ये एग्जीक्यूट होगा? हाँ, ये एग्जीक्यूट होगा। क्यों होगा? क्योंकि इट इज आउट ऑफ इफ, ये इफ के स्कोप के बाहर है, इफ ब्लॉक के बाहर रखा है, इसका इफ ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये अगर मान लीजिए कि मैंने ऐसा लिख दिया होता तो ये भी इफ के स्कोप के अंदर होता, राइट? दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग इंडेंटेशन, दैट्स व्हाई वी यूज इंडेंटेशन। इंडेंटेशन जो है वो स्कोप डिफाइन करता है किसी एक ब्लॉक का, कि कितने स्टेटमेंट आखिर इफ ब्लॉक के अंदर है, एल्स ब्लॉक के अंदर है, फॉर लूप के अंदर है, व्हाइल लूप के अंदर है, फंक्शन के अंदर है, एंड सो, राइट? तो इंडेंटेशन यहाँ पर प्रोग्राम को, इंटरप्रेटर को बताता है इफ यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ ब्लॉक देन व्हाट स्टेटमेंट्स आर कंटेन्ड इनसाइड इट। फाइन। तो मैं अब जो समझा हूं उसके आधार पे मैं फिर आया, आई एंटर्ड अ नंबर हियर, नंबर इज 11, आई प्रेस एंटर, लुक एट दैट बिहेवियर। ठीक है, r became 1 if condition got failed। 2 प्रिंट जो इफ के अंदर थे वो एग्जीक्यूट नहीं हुए, बट तीसरा प्रिंट जो था वो तो इफ के स्कोप के बाहर था, तो उसे तो एग्जीक्यूट होना ही है, चाहे आप इवन नंबर दो चाहे ऑड नंबर दो, उसका नंबर तो लगेगा ही लगेगा, इंटरप्रेटर वहां तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। ठीक है, तो इंटरप्रेटर ने पहले इनपुट लिया, फिर रिमाइंडर कैलकुलेट किया, फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन फेल भी हो गई, फेल हो गई तो उसने इन दोनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, लेकिन फिर वो आगे तो बढ़ेगा ना प्रोग्राम में। ऐसा थोड़ा ना कि इफ के साथ में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फिर प्रोग्राम के जो आने वाले स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। फाइन। तो एट अ सर्टेन पॉइंट इंडेंटेशन खत्म होगा, इफ ब्लॉक खत्म होगा, तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग इंडेंटेशन। फाइन, एंड लेट्स गो बैक टू दैट स्टेट जो हमने पहले लिखा था। अब इस प्रोग्राम को आप फिर से समझिए क्या होगा। अब रिमाइंडर कैलकुलेट होगा, रिमाइंडर अगर 0 है तो फिर ये वाला प्रिंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और इफ के साथ में अगर पार्टनरशिप में आपने एल्स भी लगा दिया है तो उसे पढ़ा जाता है इफ दिस कंडीशन गेट सेटिस्फाइड देन परफॉर्म दिस स्टेटमेंट्स, राइट? एल्स परफॉर्म दिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो या तो वो या फिर ये। फाइन, एंड लेट्स डू वन थिंग, इसके बाहर मैं एक प्रिंट और लगा देता हूं और इसमें लिख देता हूं दी प्रोग्राम has done the assessment calculation। ठीक है, ये जो प्रिंट मैंने लगाया है क्या ये एल्स के स्कोप में अंदर है क्या? नहीं, ये इंडेंटेड नहीं है, ये एक जनरल स्टेटमेंट है। इफ एल्स के ब्लॉक के बाद उसका नंबर आएगा और वो एग्जीक्यूट होगा एवरी टाइम, राइट? तो इसका मतलब इस प्रोग्राम को देखके मुझे ये समझ में आना चाहिए कि अगर नंबर इवन होगा तो मैसेज डिस्प्ले होगा दैट द नंबर इज इवन, और आखिरी मैसेज डिस्प्ले होगा द प्रोग्राम हैज डन द कैलकुलेशन। अगर नंबर ऑड होगा तो मैसेज डिस्प्ले होगा दैट द नंबर इज ऑड, और आखिरी में वो मैसेज डिस्प्ले होना ही है द प्रोग्राम हैज डन द कैलकुलेशन, सिंस इट इज आउट ऑफ द इफ एल्स ब्लॉक। फाइन, so let's go for its execution and let's try to execute it two way। एक बार मैंने दिया 123, डिस्प्ले क्या हुआ, the number is odd and the program has done the calculation। fine, इसके बाद फिर I went for the same thing for 120, फिर डिस्प्ले हुआ the number is even and the program has done the calculation। ठीक है, so this is one simple program which is
which is using if else block here. यहाँ पे एक आसान सा प्रोग्राम है जो कि if else block यूज कर रहा है, जिसको यूज करते हुए हमने सीखा कि if else block का मतलब क्या होता है। कंडीशनली आप स्टेटमेंट्स को कैसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। कंडीशनली मतलब कि मैं या तो ये पैच ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट करवा दूं या फिर दूसरा पैच एग्जीक्यूट करवा दूं, दोनों में से कोई एक, दोनों एक साथ नहीं, राइट। और इंडेंटेशन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इस प्रोग्राम में। इफ एल्स को ही यूज करते हुए एक प्रोग्राम हम और बना लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यूजर से 2 नंबर ले लिए और अब मैं ये चेक करना चाहता हूं कि दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। फाइन, आई वांट टू प्रिंट द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स। फाइन, तो इफ आई वांट टू प्रिंट लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर्स देन, अच्छा बाय द वे मैं यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है एंटर्ड नंबर यहाँ या फिर यहाँ, क्या मैं एंटर्ड नंबर की जगह पर वो नंबर ही प्रिंट करवा सकता हूँ क्या, द वैल्यू इटसेल्फ whatever user is giving us, can I do that? है ना, कल भी ये काम किया था। How can I do that? इससे तो डिलीट कर दूं, ये नहीं चाहिए, right? Should I introduce this here? That's it. ठीक है, कल मैंने कहा था ना मल्टीपल इंफॉर्मेशन होगी तो कॉमा सेपरेशन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्रिंट होगा, कॉमा सेपरेशन के बाद में ये स्टैटिक लाइन उससे जुड़ जाएगी, वो क्या है, इज इवन। फाइन, सिमिलरली यही काम मैंने यही चीज यहां भी करके देखी। एंटर्ड नंबर इसे यहां से हटाया और यहां पर फिर मैंने x कॉमा, x प्रिंट होगा, x मतलब इट्स वैल्यू, x इज अ वेरिएबल, राइट। एंड दिस स्मॉल चेंज इज गोइंग टू मेक द प्रोग्राम मोर रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल। सो 111 111 is odd, right? So that print now comes up with the value itself, वो वैल्यू के साथ में आ गया। फाइन, चलिए अगले प्रोग्राम पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में मुझे जैसा मैंने कहा 2 नंबर मुझे यूजर से रीड करवाने हैं, उन दोनों नंबर्स में से जो भी लार्जेस्ट होगा वो मुझे प्रिंट करवाना। फाइन, सो लेट्स डू दिस एंड डू इट फास्ट। फर्स्ट सबसे पहले x and similar to that I need to have a statement for y as well, क्योंकि I am going to compare 2 numbers with each other। ठीक है, तो दिस वे आई विल रीड टू नंबर्स, आप सब जानते हैं, अब इस पर ज्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं। सो इनपुट एंटर अ नंबर दैट विल बी गेटिंग स्टोर्ड इनटू x इन टर्म्स ऑफ इंटीजर, एंटर अनदर नंबर, वो y होगा, वो भी इंटीजर बनेगा। फाइन, इसके ठीक बाद सिंस आई वांट टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग दिस टू, फाइन, मुझे दोनों में से जो है बड़ा नंबर प्रिंट करना है, तो मैथमेटिकली इसे कैसे मैनेज करें। वो भी बेसिक, हम फिर से इफ एल्स की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि मुझे प्रिंट करना है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर और सेकंड नंबर इज ग्रेटर, राइट। तो दो में से एक रिजल्ट चूंकि आना ही है, तो वो हम उसके अनुसार चल सकते हैं। मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन y। फाइन, तो अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, ये कंडीशनल स्टेटमेंट जरूरी नहीं है कि इक्वालिटी के लिए ही चले। पिछले वाले प्रोग्राम आप इक्वालिटी चेक कर रहे थे कि इफ r इज इक्वल्स टू 0 और नॉट, तो ऐसा जरूरी नहीं है। तो कंडीशनल जो ऑपरेटर्स होते हैं कई प्रकार के हो सकते हैं, इक्वल्स टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो सकता है, लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, नॉट इक्वल्स टू हो सकता है, राइट। तो ये पूरी तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर किस तरह का कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। फाइन, तो ये हमने बहुत ही आसान शब्दों में लिख दिया कि इफ x इज ग्रेटर देन y, तो ये कंडीशन तभी सेटिस्फाई होगी जब पहला नंबर दूसरे से बड़ा होगा। फाइन, तो अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, व्हाट आई हैव टू प्रिंट देन, x इज ग्रेटर देन y, तो मैंने इसे लिखा x इज ग्रेटर देन, कौन सा लेना आएगा इसमें, th, इज इट राइट? मैं तो ये आपसे सुनना चाह रहा था, अगर मैं ऐसा लिख दूं x इज ग्रेटर देन y, तो क्या x और y अपनी वैल्यू से रिप्लेस हो जाएंगे? ये तो एज अ स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। एंड व्हाट इफ आई वांट टू प्रिंट देयर वैल्यूज, तो आई हैव टू डिलीट दिस फ्रॉम हियर एंड राइट x हियर, राइट, कॉमा सेपरेशन, सबसे पहले x अपनी वैल्यू से रिप्लेस होगा, देन इज ग्रेटर देन, यहां पर भी मैं आई डिलीट y फ्रॉम हियर व्हिच इज अ स्ट्रिंग, कॉमा सेपरेशन के साथ में द वेरिएबल y। फाइन, एंड दिस वी हैव डन मेनी टाइम्स। तो हम यहां प्रिंट करने जा रहे हैं x इज ग्रेटर देन y।
ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट हाफ कवर्ड। इफ x इज नॉट ग्रेटर देन y तो y मस्ट बी ग्रेटर देन x। ठीक है, तो मैंने यहाँ फिर लिखा else, और यहाँ एक प्रिंट और दिया। इस प्रिंट में हमने ठीक कंट्रास्ट जो भी ऊपर लिखा है वो यहाँ लिखा, एंड उसमें हमने लिखा y इज ग्रेटर देन x। ठीक है, this way we are going to manage the show. Let's see how this program behaves. Oh, what happened? Okay, this was missing. Enter number 12, enter number 10. The result is 12 is greater than 10, right? While the other way around, enter number say 1, enter number 13, with display 13 is greater than 1, right? तो आप कोई भी दोनों में से नंबर दे रहे हैं, अल्टीमेटली जो है वो रिजल्ट आपको यहाँ पर दे रहा है। तो चेकिंग द ग्रेटेस्ट अमंग टू नंबर्स इज डन वेरी इन अ वेरी इजी वे। इस तरीके से आप देखेंगे तो इफ एल्स ब्लॉक का एक और यूसेज जो है यहाँ पर सामने आ गया। बट there is a situation in this program, and that situation is for which our program is not drafted. Our program उसके लिए बना हुआ नहीं है, and that situation is, what if I enter two numbers which are equal? तो अगर मैंने मान लीजिए लिख दिया both the numbers are 10 and 10 और यहाँ पर इंटर प्लेस किया, तो मैसेज आ रहा है 10 is greater than 10, but 10 is not greater than 10, it is equals to 10. Fine. तो फिर मैंने कहा कि ये एक लॉजिकल बग है, प्रोग्राम में कोई समस्या, प्रोग्राम तो चल रहा है जैसा आपने लिखा वैसा उसने बिहेव किया, बट एक ऐसी सिचुएशन थी जिसके लिए आपके प्रोग्राम को आपने तैयार नहीं किया था। फाइन, वो सिचुएशन ये है, व्हाट इफ बोथ द नंबर्स बिकम्स इक्वल, तो उस केस में फिर क्या बने। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि 10 इज ग्रेटर देन 10? उसको अगर चेक करने की कोशिश करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपने दो नंबर्स एंटर किए, वो दो नंबर्स एक्स एंड वाई के टर्म्स में आपके पास आ गए, राइट? फिर ये इफ कंडीशन चेक हुई और इस कंडीशन में चेक हो रहा है अंदर मैथमेटिकली, क्या 10 इज ग्रेटर देन 10? तो क्या मैथमेटिकली यहाँ पे ट्रू जनरेट होगा कि फॉल्स जनरेट होगा? फॉल्स। 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 10 इज इक्वल्स टू 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे इस प्रोग्राम में जब हमने 10 एंड 10 दिया था तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। फाइन, 10 इज नॉट ग्रेटर देन 10, कंडीशन फेल हो जाएगी तो कौन से पार्ट में जाएगा? एल्स पार्ट में जाएगा, और एल्स पार्ट में उसने ये वाला स्टेटमेंट पिक कर लिया और उसने y x की वैल्यूज को उससे रिप्लेस करके उसको प्रिंट कर दिया। ठीक, तो हमने कहा है उसको। फाइन, तो दिस सिचुएशन कैन बी कंट्रोल्ड एज वेल, ये भी जो है कंट्रोल की जा सकती है अगर आप यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट इंक्लूड कर दें, राइट? और वो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ एल्स के साथ साथ में एक और कीवर्ड यूज होता है प्रोग्राम में, एलएफ यूज होता है, गुड, उसे कहा जाता है एलएफ। एलएफ मतलब एल्स इफ, राइट? तो अगर आप मान लीजिए कि इफ एल्स के बीच में एलिफ इंपोज कर दें तो एलिफ गिव्स यू अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ राइटिंग वन मोर कंडीशन। तो मैंने यहां लिखा y इज ग्रेटर देन x, राइट? और यहां पर हमने ये चीज प्रिंट करी जो हमने वहां प्रिंट की थी, ध्यान देना, दिस वन। तो अब ये स्टेटमेंट के अभी मैं एल्स के बाद लिखूंगा, अभी मैंने कुछ लिखा नहीं, एल्स वाला पार्ट अभी अधूरा है। फाइन, अब क्या होगा? सबसे पहले x और y रीड करने के बाद प्रोग्राम इस पॉइंट पे पहुंचेगा, यहाँ चेक होगा कि क्या x y से बड़ा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा जो एब्सोल्युटली जो करेक्ट है कि x इज ग्रेटर देन y, राइट? ठीक, उसके बाद अगर मान लीजिए ये कंडीशन फेल हो गई तो इसके फेल होने पे अब दो और केसेस बचे हैं। वो दो केसेस कौन से हैं? आइदर y इज ग्रेटर देन x और y एंड x आर इक्वल, राइट? तो इसके ठीक बाद फिर एलिफ आया और एलिफ में आपने कंडीशन और लगा, उस कंडीशन में अब आपने लिख दिया अल्टरनेट पार्ट, उसमें आपने लिख दिया क्या y इज ग्रेटर देन x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही प्रिंट होगा y इज ग्रेटर देन x। इसका मतलब ये हो गया कि इफ और एलिफ दोनों कंडीशंस पे डिपेंडेंट है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही उनका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं होगा। फाइन, और अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन भी फेल हो गई, x y से बड़ा नहीं है, ये भी फेल हो गई, y x से बड़ा नहीं है, तो थिंक लॉजिकली इन विच सिचुएशन यू आर। ये दोनों फेल कब होंगी? जब दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी। तो इसका मतलब ये हो जाता है
एल्स पे कंट्रोल तभी पहुंचेगा जब ऊपर की दोनों कंडीशंस फेल हो चुकी है। फाइन। तो इस सिचुएशन में फिर हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करेंगे और वो है बोथ नंबर्स आर इक्वल। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो तीन प्रिंट आपको दिख रहे हैं या फिर इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर का इफ एलिफ एल्स का ये पूरे स्ट्रक्चर का जो आपको पूरा ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, इन तीन कंपोनेंट्स में से तीन हिस्सों में से एक ही हिस्सा एग्जीक्यूट होगा प्रोग्राम में, बाकी दो नहीं। ठीक है, तो या तो इफ वाला पार्ट अगर सेटिस्फाई हो गया तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रेस्ट टू विल बी इग्नोर्ड, रेस्ट टू पे कंट्रोल नहीं जाएगा। अगर पहला वाला हिस्सा अगर मान लीजिए कि अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ है तो दूसरा चेक होगा, अगर दूसरा सेटिस्फाई हो गया तो तीसरे पे कंट्रोल नहीं जाएगा, राइट। और अगर मान लीजिए कि दोनों कंडीशंस फेल हो गई हैं तो तीसरे वाले पार्ट को इन एनी सिचुएशन एग्जीक्यूट होना ही है, क्योंकि उस पर हमने कंडीशन नहीं लगाई। उसका मतलब ही यही है कि ऊपर की दोनों कंडीशंस अगर फेल हो जाए तो इसको एग्जीक्यूट कर लें। फाइन। एंड नाउ आवर प्रोग्राम इज फुल प्रूफ, ये तीनों सिचुएशंस में आप काम करेंगे, राइट। तो इस प्रोग्राम को लेट्स री एग्जीक्यूट इट। इस प्रोग्राम को पहले मैंने इस पोजीशन पे एग्जीक्यूट किया, व्हेन फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड वन, तो इट हैज गिवन मी द रिजल्ट 10 इज ग्रेटर देन 1, राइट। देन आई वेंट फॉर द सेकंड केस, फिर मैंने यहां दिया 1 and 10, it has given me the result again 10 is greater than 1, while in third case when I went for equal values, तो ऊपर की दोनों कंडीशंस फेल हो गई, इफ की और एलिफ की। एल्स वाले पार्ट पे पहुंचे और उसने प्रिंट किया both the numbers are equal, both the numbers are equal, fine. So this way you can have elif contributing in your conditional blocks as well, fine. इस तरीके से elif जो है वो conditional blocks में contribute करता है, उसकी आवश्यकता पड़ती है, जैसे इस प्रोग्राम में पड़ गई, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में थे उसमें दरअसल हम सोच रहे थे कि दो ही प्रकार के आउटपुट्स हैं, और उसमें थे नहीं दो, उसमें कितने आउटपुट्स थे, तीन थे, वो तीनों हमें कवर करने थे। दैट्स व्हाई दिस कम्स इन पिक्चर, फाइन। इसी को अगर मुझे और अमेंड करना है, मैं एक अमेंडमेंट और इस प्रोग्राम में करना चाहता हूं, और इस बार मैं सोच रहा हूं कि व्हाई नॉट टू फाइंड ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स इंस्टेड ऑफ टू। तीन नंबर के बीच में जो बड़ा है उसकी वैल्यू निकल के बाहर आ जाए, फाइन। तो शुरुआत तो बड़ा आसान है कि दो नंबर की बजाय तीन नंबर्स रीड कर लें। हम जा रहे हैं उस कोड पे, ठीक है। सो आई चल, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नंबर का रीड, ये हो जाएगा सेकंड नंबर का रीड, और ये हो जाएगा थर्ड नंबर का, ठीक है। तीन वैल्यूज आपने रीड करवाई, आपने उनको नाम दे दिया x y z, फाइन। जैसे ही तीन वैल्यूज आ गई, नाउ इट्स टाइम टू थिंक कि मुझे ये चेक परफॉर्म कैसे करने हैं। इफ वगैरह ही काम आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं, और कैसे। तो अगर तीन नंबर आपके पास रखे हैं तो आप मेंटली सोचते कैसे, मान लीजिए 10 है, 20 है, 30 है, तो हाउ यू डू दी कैलकुलेशन, कैसे देखते हो कि 30 इज ग्रेटेस्ट, कैसे देखा जाता है तो 30 सबसे बड़ा है। 30 is compared with the remaining two, मतलब मैथमेटिकल तो दिमाग यही बोलता है ना, बेसिक्स पे जाओ, छोटे बन जाओ बिल्कुल, क्लास 1 and 2, और सोचो कि तीन नंबर्स में से अगर सबसे बड़ा नंबर अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो हम दरअसल ये देख रहे हैं कि, या फिर मैं इसको ऐसा अल्गोरिथमिक वाइज लिखता हूँ, मैं पहला नंबर उठाऊंगा और ये देखूंगा कि फर्स्ट नंबर जो है क्या वो सेकंड से बड़ा है, ठीक है। अगर वो सेकंड से बड़ा है तो मैं चेक करूंगा कि क्या वो थर्ड से भी बड़ा है, फाइन। अगर मैंने ये कंक्लूड कर लिया कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, तो इसका मतलब ये तय हो जाएगा कि फर्स्ट नंबर इज द ग्रेटेस्ट अमंग ऑल थ्री, फाइन। एंड लेट्स नॉट कॉम्प्लिकेट ऑल दिस, इस छोटी सी सिचुएशन को जो हमने अभी डिस्कस करी उसको हम यहाँ लिख देते हैं, फाइन। तुम है ना ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये इतनी छोटी छोटी बातें क्यों बोल रहे हैं। आप जो है ना कुछ प्रोग्राम्स में मुझसे जब ये बातें सुनोगे तो मैं तुम्हें ये प्रोग्राम बनाना नहीं सिखा रहा हूँ कि दो नंबर का ग्रेटेस्ट कैसे निकालना है, तीन नंबर का ग्रेटेस्ट कैसे निकालना है। मैं तुम्हें लॉजिकली एक प्रोग्राम को कैसे डील करना है वो सिखा रहा हूँ, कि व्हेनेवर अ सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू तो वी हैव टू ट्रीट इट लॉजिकली। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ सेशंस के बाद में या इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप खुद एक प्रोग्रामर की तरह सोचने लगे कि जब कोई प्रोग्राम आता है तो मुझे उसके बेसिक कंपोनेंट्स पे ध्यान देना, फाइन। एक बार अगर आप लॉजिकली डेवलप हो गए, आपका दिमाग अगर इस तरीके से सोचने लगा, फाइन,
तो फिर दुनिया जहां की कोई भी लैंग्वेज हो आपको कोई रोक नहीं सकता। फाइन, मतलब इट इज नॉट अबाउट लर्निंग पाइथन, हम केवल पाइथन नहीं पढ़ने बैठे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ये सीखने आए हैं कि प्रोग्रामिंग कैसे की जाए, प्रोग्राम्स कैसे बनाए जाए। फाइन, तो सिंटेक्स तो आपको दुनिया की सभी लैंग्वेजेस में अलग अलग मिल जाए। एक बार अगर हम लॉजिकली सोचने लगे तो हम पाइथन पे भी काम कर सकते हैं, हम जावा पे भी काम कर सकते हैं, हम कोई और लैंग्वेज अगर 5 साल बाद भी आ जाए उस पर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आवर टारगेट इज टू लर्न पाइथन, दैट्स फाइन, बट पाइथन इज जस्ट अ डम सेट ऑफ सिंटैक्सेस, दैट्स इट। हमें पढ़ना है कि हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। फाइन, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद पाइथन। ठीक है, तो कमिंग टू दैट पॉइंट कि 3 नंबर्स में से अगर सबसे बड़ा निकालना है तो मैं सोचता हूं कि बेसिक्स पे जाऊं, पहला नंबर उठा के अगर दूसरे और तीसरे से कंपेयर कर लूं, अगर वो दूसरे और तीसरे से बड़ा मिल जाता है मतलब वो सबसे बड़ा है। ठीक है, इट्स वेरी इजी। तो हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए जितना अभी बोला उतना लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा इफ x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, अब की बार मैं काम कर रहा हूं इस कंडीशन को ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इसलिए ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्योंकि इसके ठीक बाद में यहां पर एक एंड लिखने वाला, एंड इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मैं एक साथ दो कंडीशन लगाने वाला। फाइन, तो एंड x इज ग्रेटर देन z। फाइन, तो इससे हमें ये भी सीखने को मिला कि जब हम इफ कंडीशंस के या एलिफ कंडीशंस के ब्लॉक्स बनाएंगे तो उन कंडीशंस में भी बेसिक कंडीशंस एक से ज्यादा जोड़ी जा सकती है। राइट, ये जो है ना यही कनेक्टर्स कहलाते हैं। राइट, these are what we call logical connectors। इनको यूज किया जाता है मल्टीपल बुलियन कंडीशंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो वो एंड भी हो सकता है और दूसरा ऑप्शन इसका और होता है। फाइन, एंड या फिर और। फाइन, और का एग्जांपल देखेंगे आगे चल के। तो इफ x इज ग्रेटर देन y एंड x इज ग्रेटर देन z, अगर x y से बड़ा है और x z से भी बड़ा है तो उस सिचुएशन में I have to print something and that is x is greater than the other two numbers। तो हमने लिखा x apostrophe में is greater than, मल्टीपल पार्ट्स करने पड़ेंगे इसके, greater than y and what z। ये स्टेटमेंट ठीक है, एक बार चेक कर लेना। ठीक से मेरा मतलब है कि सिंटेक्स ठीक है क्या, ये एक बात है। ठीक है, अब मैं बाकी प्रोग्राम के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस चीज को लेकर कि मेरा इतना प्रोग्राम इस सिचुएशन में काम करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो आई वेंट फॉर स्ट्रेट अवे एग्जीक्यूटिंग इट, सीधे सीधे मैंने इसे एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद में 3 नंबर्स मुझसे पूछे गए, मैंने दिया 100, 20 10। इंटेंशनली आई हैव गिवन फर्स्ट नंबर एज द लार्जेस्ट वन क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो इफ कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, तो मैं तो केवल वही वाला पार्ट चेक कर रहा था, इसलिए मैंने जानबूझ के x की वैल्यू क्या दी, सबसे बड़ी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 विल बी कंपेयर्ड विद 20 फर्स्ट ऑफ ऑल, देन 100 विल बी कंपेयर्ड विद 10 कि क्या 10 20 100 20 से बड़ा है, 100 10 से बड़ा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। सेटिस्फाई हो जाएंगी तो ये रिजल्ट आ जाएगा बढ़िया, 100 इज ग्रेटर देन 20 एंड 10। तो एक ब्रांच जो मैंने लिखी है इट इज वर्किंग वेल, वो बढ़िया काम कर रही है। ठीक है, देन आई वेंट अहेड in order to expand this code, और फिर हमने लिखा elif it's time to, if this condition is not getting satisfied तभी elif पे कंट्रोल पहुंचेगा, जो हमने पिछले कोड में सीखा है। राइट, तो ये कंडीशन किस परिस्थिति में सेटिस्फाई नहीं होगी कि ये पहला नंबर x जो है या तो वो y से छोटा है या फिर वो z से छोटा है, इन दोनों से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी तो हम elif पे पहुंचेंगे, और एलिफ पे पहुंचने के बाद में फिर मैं यही वाला काम फिर दूसरे नंबर के लिए करूं। राइट, अब पहला नंबर तो समझ में आ गया कि बड़ा नहीं है। इफ अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही मतलब कि फर्स्ट नंबर इज नॉट ग्रेटेस्ट, नॉट द ग्रेटर वन अमंग दिस थ्री। राइट, तो उस सिचुएशन में फिर आ जाओ बच्चों जैसे दूसरे वाले नंबर, और इस दूसरे वाले नंबर को उठाओ y को और इसको चेक कर लो कि क्या y x से बड़ा है और y z से भी बड़ा है। राइट, तो लेट्स मी ड्राफ्ट दिस एंड फिर मैंने लिखा कि else if y is greater than x and
y is greater than z, then I'll print the similar sort of statement but for y. फिर हमने लिखा यहां पर y is greater than x and z. फाइन, ये हो गया हमारा दूसरा वर्टिकल. इसका मतलब ये हो गया कि दो सिचुएशंस के लिए मेरा प्रोग्राम तैयार हो चुका है. ठीक है, उन दोनों सिचुएशंस को आई अगेन चेक हियर एक बार और. तो आई वेंट फॉर the execution. First number 100, second number 20, third number 10. The first case, this displays 100 is greater than 20 and 10. ये वही हमारा पहला ब्रांच था. Then the other thing, first number is 10, second number is 100, third number is 20. So in that situation, I intentionally have given value of y the greater one. ठीक है, y की वैल्यू जो है, सेकंड वैल्यू जो है वो मैंने 100 दे दी है. इस वाले केस में 10, 100 and 20 में क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी? नहीं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? 10 है, जो बचे दो नंबर से बड़ी नहीं. फाइन, ये चूंकि सेटिस्फाई नहीं होगी इसलिए कंट्रोल पहुंचेगा यहाँ पर. क्या ये सेटिस्फाई हो जाएगी? y is greater than x and y is greater than z. ठीक है, तो अगर ये सेटिस्फाई होती है तो मतलब इसके अनुसार फिर रिजल्ट आना चाहिए. लुक एट दैट, 100 is greater than 10 and 20. फाइन. और फिर अगर मान लीजिए कि ये भी फेल हो जाए कि नहीं, y भी जो है दोनों नंबर से बड़ा नहीं है, x भी दोनों नंबर से बड़ा नहीं है, तो फिर उस केस में else will come in picture and else will print the third possible case. What is that case? z is greater. तो अगर पहली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी भी नहीं हुई, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि तीसरी कंडीशन पे कंट्रोल पहुंचेगा और वहां पे हम लिखेंगे z is greater than x and y. अभी तो यही समझ में आ रहा, अभी ये लिख देते हैं. ठीक है, तो इस सिचुएशन में फिर जब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखूंगा, द लास्ट केस तो मैंने दिया 10, 20 and 100, तो इट इज वर्किंग वेल. हाँ ठीक है, 100 is greater than 10 and 20. फाइन. क्या अभी भी कोई ऐसी सिचुएशन है जो रह गई? Which is that situation? इक्वल वाला केस. तो क्या हो जाए अगर तीन नंबर्स हो जाएं इक्वल? लेट मी चेक. और why to perform here? अब तुम तो सोचने लगे हो, तो मुझे बताओ कि अगर मान ले x, y, z तीनों बराबर हैं, तो हमें यहाँ देखना चाहिए कि ये कंडीशन फेल हो जाएगी. राइट, ये कंडीशन भी फेल हो जाएगी. उस केस में हम पूछेंगे एल्स में, और एल्स तो कंडीशन चेक कर ही लिया. एल्स का तो कर्तव्य है कि अगर ऊपर की कंडीशन फेल हो गई हैं तो जो भी एल्स के साथ लिखा है उसे एग्जीक्यूट करना है. फाइन. तो अगर मान लीजिए आपने 10, 10, 10 दिया है, तो प्रिंट होने वाला है 10 is greater than 10 and 10. ऐसा रिजल्ट आएगा because of this else वाला part. And now let's execute this. So 10, 10 and 10, and as expected it is behaving that way. 10 is greater than 10 and 10. बड़ा अजीब स्टेटमेंट है लेकिन ये 10 is not greater than 10 and 10. हमें तो यहाँ पर रिजल्ट चाहिए था that all three numbers are equal in this situation. So what to do now? सब कुछ यूज कर दिया अब तो यार. इफ भी लगा दिया, एलिफ भी लगा दिया, एल्स भी लगा दिया, अब क्या करना? Good news, you can have multiple elifs in this condition. आप जो है मल्टीपल एलिफ जो है वो यूज कर सकते हैं इस तरह की कंडीशनल ब्लॉक्स. फाइन. तो अब सबसे पहले this is checking whether x is greater than y or z or not. Then if not, this will check whether y is greater than x or z or not. अगर मान लीजिए कि ये भी फेल हो जाता है तो हमें लॉजिकली पता है कि अभी दो परिस्थितियां और बाकी हैं. उनमें से एक में एलिफ के साथ लूंगा, एंड दैट इज इफ z is greater than x and z is greater than y. राइट, क्या तीसरा नंबर फर्स्ट और सेकंड से बड़ा है क्या? अगर ये सेटिस्फाई हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आई प्रिंट z is greater than x and y. फाइन. हाँ, अब अगर आप बोलते हो कि ये भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और ये जो आपने तीसरे नंबर के लिए लिखा था ये भी नहीं हो रहा है, तो नाउ दिस इज अ क्लियर केस ऑफ, अगर इन तीनों कंडीशन से आगे बढ़ गए तो दैट इज अ क्लियर केस व्हेन ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल. So that needs to be written inside else. Fine. तो इसीलिए सबसे आखिरी में
else वाले पार्ट में वी आर गोइंग टू राइट all the numbers are equal. This code now is completed. Fine. So this way, I have covered all 4 cases in which we have written independently conditions for all 3 variables. And अगर ये तीनों ही केसेस सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर चौथा केस अपने आप पिक्चर में आ जाएगा. तो तीसरा और चौथा केस एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं. And 10, 10, 100. The third case, second elif, this gives me 100 is greater than 10 and 10. Fine. And 10, 10 and 10. It gives me all the numbers are equal. Fine. Just a second. हेलो. हाँ जी. आप एक काम करिए, 1 घंटे बाद कॉल कीजिए मुझे. All the numbers are equal. Fine. तो एलिफ सीखा और ये देखा कि एलिफ को मल्टीपल टाइम्स भी प्रोग्राम्स में यूज किया जा सकता है. फाइन. So this was a small code which was finding greatest among entered 3 numbers. 3 numbers को अगर आप लेके चलते हैं तो उनमें से greatest number कैसे निकाला जा सकता है. ठीक. अब बहुत देर हो गई यार, प्रोग्राम्स है ना नोटपैड पे बना रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर वहां एग्जीक्यूट कर रहे हैं EXEC के जरिए. मैं आपको अब कुछ और जरिए, कुछ और एडिटर्स दिखा देता हूँ जहां पर पाइथन के प्रोग्राम्स लिख सकते हैं. फाइन. मतलब फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम हमारे कोड्स जो है वो नोटपैड पे नहीं लिखते. अब हम थोड़े कुछ और बेहतर एडिटर्स की तरफ चलते हैं, वो हमें और हेल्प करेंगे प्रोग्राम्स को लिखने में, प्रेडिक्शंस करने में. एंड you'll ऑब्जर्व द थिंग्स जो मैं बोलने जा रहा हूँ. फाइन. तो लीव दिस पार्ट नाउ, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं. और सबसे पहले आप जब पाइथन इंस्टॉल करते हो तो पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ में एक इस तरह की चीज जो है वो ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम में अवेलेबल हो जाती है. इसका नाम अगर पढ़ने जाओगे तो यहाँ लिखा है IDLE. राइट. It stands for, I guess, if I'm not Integrated Development Language Environment, right? Integrated Development Language Environment. If I click this, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो one window will be getting opened. इस विंडो का अगर देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रेट अवे जो आपके पास में जो आप यहाँ जो सिंबल्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये सीधे पाइथन वाला ही आपके पास में सिंबल है. मतलब आपको डॉस ओपन करके डॉस से पाइथन लिखकर अंदर जाने की आवश्यकता नहीं. दिस इज स्ट्रेट अवे द शेल मोड जो मैं वहां बोल रहा था आपको. ठीक है. दिस वाज शेल मोड, राइट, वेयर वी वर वर्किंग दिस वन. ठीक है. लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या होता है, पहले डॉस प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं, फिर यहाँ पर पाइथन लिखते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो शेल मोड आता है. इफ नॉट दिस, इसका इक्विवेलेंट मेरे पास ये है, ये जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लैंग्वेज एनवायरनमेंट मैंने बताया, यहाँ पर भी आप वो काम स्ट्रेट अवे कर सकते हो. उसमें कोई डॉस वॉस बीच में नहीं आ रहा. मैं सीधे यहाँ आया, मैंने लिखा x equals to 10, it will do the things for me, right? तो all Python things you can write here straight away. पर ये फिर से एक डिसएडवांटेज कैरी करता है. इसकी अपनी एक लिमिट है. यहाँ पर आप कोई प्रोग्राम नहीं लिख सकते, जैसे वहां नहीं लिख पा रहे थे. फाइन. प्रोग्राम लिखने के लिए तो एडिटर ही चाहिए. तो आप आइडियली में काम कर सकते हैं. यहाँ अगर आप फाइल पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा ओपनिंग अ न्यू फाइल या क्रिएटिंग अ न्यू फाइल. राइट. अगर मैंने न्यू फाइल पे क्लिक किया तो इट विल ओपन अ पॉपअप. ये अलग था. ये एक और यहाँ पर विंडो ओपन हुई है विच इज अ पॉपअप विंडो. इस विंडो पे यहाँ पर आप जो है आपका प्रोग्राम लिख सकते हैं. फाइन. ध्यान दो, दैट्स अ सेपरेट विंडो. ये ओपन हुई है इसके साथ में भी. तो यहाँ पे इफ यू विश यू कैन राइट योर कोड्स, दो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस एज वेल. ये सिर्फ आपको बता रहा हूँ एज एन ऑप्शन कि ये भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है फॉर राइटिंग द कोड्स. ठीक. यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि मैंने कोई एक कोड लिखा, उस कोड में मैंने लिखा INT और उसके बाद लिखा मैंने इनपुट और यहाँ लिखा फिर मैंने एंटर नंबर. जस्ट कंपेयर द कलर स्कीम्स विद दैट जो हमने नोटपैड में यूज की थी. फाइन. और उसको फिर मैंने स्टोर किया एक्स में और उसके बाद में फिर आए वेंट फॉर समथिंग. मैंने यहाँ पर निकाला r इज इक्वल्स टू x परसेंटेज 3 और फिर उसके बाद मैंने लिखा इफ r इज इक्वल्स टू 0 देन
ध्यान देना। अच्छा इसको देखो, जैसे मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे था तो मैंने यहाँ पर एक बार एंटर प्रेस किया, ध्यान दो। यहाँ पर अगर मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखना मेरा कर्सर कहाँ जाता है, अभी वहां पे इसे एंटर प्रेस किया, कहाँ है कर्सर, थोड़ा आगे इंडेंटेड। ये नोटपैड में नहीं हो रहा था क्योंकि नोटपैड को नहीं पता कि आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिखना है, फाइन। बट दिस एडिटर इज स्मार्ट इनफ कि उसको पता है कि आप पाइथन की स्क्रिप्ट लिखने आए हो। तो अगर आपने इफ ब्लॉक बनाया है, कॉलम लगाया है, आप एंटर प्रेस कर रहे हो, तो जरूर आप इंडेंटेड वे में इफ के अंदर कुछ लिखना चाहोगे, ठीक है। तो वो इंडेंटेशन का ख्याल अब आपको नहीं रखना है, वो एडिटर अपने आप ही उसका ख्याल रख रहा है, फाइन। तो मैंने एंटर प्रेस किया, कंट्रोल थोड़ा आगे ही रहा, मेरे को स्ट्रेट अवे गया प्रिंट पे और मैंने लिखा नंबर इज divisible by 3, right? And then that's it. चलो छोड़ो इसको। तो दिस इज अ स्मॉल पैच ऑफ कोड, एक छोटा सा कोड हमने बनाया है। इसको आई एम गोइंग टू सेव नाउ। जैसे मैं इसे सेव करता हूँ, लास्ट में कि किस नाम से आपको सेव करना है, मान लीजिए कि मैंने इसे कोई नाम दे दिया, आगे सेव pgm001.py और मैंने इसे सेव कर दिया, ठीक है। ठीक है, ये प्रोग्राम क्रिएट होगा, यही ऑप्शन है। अब मुझे वो exec कमांड लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्रोग्राम इसी विंडो पे लिखा था। देयर इज ऑप्शन हियर, यहाँ पे क्या लिखा है, रन। इस पे क्लिक किया, ये ऑप्शन है रन मॉड्यूल, इसका शॉर्ट फॉर्म भी है विच इज FI, ठीक है। रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया लुक दिस, उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया, फाइन। नॉट ऑन दैट विंडो जहां पे प्रोग्राम लिखा था, इनफैक्ट देयर जो आपका शेल मोड है वहां पर। तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, एंटर नंबर मैंने दिया सपोज 21, 21 विल बी डिवाइडेड बाय 3 फॉर फाइंडिंग द रिमाइंडर, रिमाइंडर आएगा 0। तो चूंकि वो 0 से डिविजिबल, मतलब वो 3 से डिविजिबल है, तो दैट्स व्हाट प्रिंट करेगा दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, फाइन। तो दिस वे आई डिटरमाइन वेदर अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। इट्स जस्ट लाइक जैसे आपने इवन वाला काम किया था, ठीक वैसे, ठीक है। खैर प्रोग्राम नहीं सीखना था, सीखना ये था कि there is something with name IDLE which is quite available if you install Python on your system. Using IDLE also you can write the codes and you can straight away execute them. Fine. तो ये एक अवेलेबल एडिटर है, अवेलेबल ऑप्शन है जिसको आप यूज कर सकते हो पाइथन पे काम करने के। फाइन। इफ सपोज आपने पाइथन ऑल टुगेदर इंस्टॉल किया ही नहीं है, आपकी मशीन पे नहीं है, नहीं इंस्टॉल कर पाए, नहीं इंस्टॉल हो रहा है, फाइन। तो in that case you can use the online editors as well। आप ऑनलाइन एडिटर्स को भी यूज कर सकते हो, उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए, फाइन। इसके पहले जो मैं कर रहा था उसके लिए नेट की या कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं थी। तो मैं सीधे सीधे अगर जाऊं और मैं गूगल कर लूं जुपिटर नोटबुक, जो आप कल बोल रहे थे मुझे, फाइन। तो जुपिटर नोटबुक अगर आप लिखते हैं तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, jupyter.org। आप उस पर क्लिक करो, दिस इज वन ऑफ सेवरल ऑनलाइन एडिटर्स दैट आर अवेलेबल, फाइन। तो मैं जुपिटर नोटबुक पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, आई गेट सम स्क्रीन हियर। स्क्रीन पे जाकर थोड़ा स्क्रॉल वगैरह कर लेना, यहाँ पर प्रोबेबली दिस थिंग, ये जो लिखा है ना जुपिटर नोटबुक, इसके साथ में यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ट्राई इट इन योर ब्राउजर, या फिर आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल भी कर सकते हैं, फाइन। तो इफ नॉट इंस्टॉलेशन आई नीड टू ट्राई ऑनलाइन, आई डोंट वांट टू इंस्टॉल इट, तो मैंने कहा ट्राई इट इन माय ब्राउजर। जैसे मैं यहाँ पर इसको कोशिश करता हूँ, I'll get some screen scrolling which gives me some options. Here is that option. ठीक है, मैंने बोला ब्राउजर में ट्राई करना है, एक पेज ओपन हुआ, उस पेज पे मेरे पास एक यहाँ पर विकल्प है ऑफ जुपिटर नोटबुक, ठीक है। मैं जुपिटर लैब भी ओपन करके काम कर सकता हूँ, दोनों आपको पाइथन प्रोग्राम बनाने की सुविधा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फाइन। आई क्लिक्ड ऑन दिस, जैसे ही क्लिक किया समथिंग इज हैपनिंग, ठीक है। एक स्क्रीन ओपन हुई, यहाँ भी कुछ ऑप्शंस आने लगे, फाइल, एडिट, व्यू एंड सो ऑन। फाइल पे क्लिक करो, यहाँ पर न्यू पे जाओ, न्यू पे बनाओ एक नया नोटबुक, ठीक है। तो कुल मिला के पाइथन की स्क्रिप्ट्स बनाने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक बनानी पड़ेगी। जुपिटर नोटबुक बनाने का रास्ता ये था जो मैंने आपको बताया, फाइन। तो फाइल पे जाइए, न्यू नोटबुक। अब न्यू नोटबुक करते हो तो समथिंग ऑफ दिस काइंड विल बी ओपन। तो ये जो आपको यहाँ पे जो जो एक स्ट्रिप दिख रही है, दिस स्ट्रिप इज व्हाट दे कॉल्ड अ सेल, CELL। सेल इज समथिंग जहां पे आप आपके पाइथन के कमांड्स, प्रोग्राम्स लिखकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा सपोज x इक्वल्स टू 10 एंड y इक्वल्स टू 20, फिर लिखा मैंने प्रिंट
वैसे प्रिंट देने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, बट स्टिल चलिए मैंने लिखा प्रिंट x प्लस वाई। ठीक है, जैसे ये काम किया यहाँ पे, ठीक आप चाहो तो ऊपर चले जाओ, यहाँ पे रन पे क्लिक कर सकते हो, रन सिलेक्टेड सेल्स, शॉर्ट फॉर्म्स भी है, ये जो दिख रहा है प्ले वाला बटन, इस पे अगर मैं क्लिक कर दूं तो ये सेल रन हो जाएगा। देखो क्या आया आउटपुट, 30 दिख रहा है कि नहीं, हाँ, then the output will be 30, fine। तो x is 10, y is 20, print किया x plus y, it has given me the result। ठीक है, तो this way you can execute the Python codes on Jupyter notebooks as well। इसमें सुविधा आपको मिल जाती है कि अलग अलग सेल्स आप बना सकते हैं एक के बाद एक। इसके ठीक बाद यहाँ पे ऑटो जनरेट एक नया सेल आ गया, उसमें नया कोड बना लो, उसको एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वन ऑप्शन। इफ नॉट दिस एज वेल, देयर इज वन मोर थिंग ऑफ आइडेंटिकल नेचर, इसे कहा जाता है गूगल कोलैब। आप लिखिए गूगल कोलैब, एंटर प्रेस कीजिए, एक ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा collab.google.com। ये गूगल का प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप पहुंचे, मैंने लिखा यहाँ पर न्यू नोटबुक, न्यू नोटबुक पे क्लिक किया, समथिंग विल हैपन हियर एज वेल। एक नया नोटबुक जो है गूगल आपके लिए यहाँ पर ओपन अप कर देगा। तो इंटरफेस इज क्वाइट आइडेंटिकल, वैसे ही है, सेम। एक सेल ओपन हुआ, उस सेल को मैंने फिर यहाँ पर कोशिश की एग्जीक्यूट करने की, एंड हमने यहाँ लिखा x इक्वल्स टू ABC, और उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर x डॉट अपर, तो दिस यू डोंट नो बट स्टिल I tried executing this। ये पहली बार था ना, तो पहली बार में क्या कर रहा है, ये कनेक्शन सेटअप कर रहा है, अगले सेल्स इतना टाइम नहीं लेंगे एग्जीक्यूट होने में, राइट। लुक, दिस इज द, क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाई थी, और स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में अपर मेथड कॉल करने का मतलब होता है कन्वर्ट दैट स्ट्रिंग टू अपर केसेस। तो इट हैज गिवन मी द रिजल्ट, फाइन। ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, तो एज एन ऑप्शन यू कैन यूज जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब एज वेल। अगर आपकी मशीन पे अब तक पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप स्ट्रेट अवे भी जाकर यूज कर सकते हैं, बट हम यहां से VS कोड जो है वो यूज करेंगे फॉर राइटिंग। VS कोड स्टैंड्स फॉर विजुअल स्टूडियो कोड, फाइन। VS कोड को डाउनलोड करने के लिए आप सीधे लिखिए डाउनलोड VS कोड। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगी, और उस ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है code.visualstudio.com। उस पर क्लिक करिए, उस पर क्लिक करने के बाद में यू विल गेट द डाउनलोड लिंक, सामने दिख रहा है। विंडोज वाला वर्जन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, लिनक्स या मैक पे अगर आप हैं तो वो यहाँ से डाउनलोड होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स, इसको डाउनलोड करने का सब्सक्रिप्शन का कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू यूज, या आई एम गोइंग टू यूज ड्यूरिंग माय ट्रेनिंग्स। ठीक है, तो VS कोड एडिटर जो है वो मुझे सबसे बेहतर लगता है, मैं यही यूज करूंगा। आप भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा, इफ यू फाइंड इट कन्वीनियंट इनफ तो आप इसको यूज करें। ठीक है, तो हम VS कोड के साथ में ही आगे बढ़ने वाले हैं आने वाले सेशंस में। Look at this code। इस कोड में बहुत ही सिंपल है, 2 लाइन का कोड है, उसको कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे इस कोड को आप देखिए, इस कोड किस तरीके से यूज किया है, क्या इसके अंदर लिखा है। देयर इज समथिंग हियर, दिस कॉन्सेप्ट को इसे एक ऑपरेटर कहा जाता है। इस ऑपरेटर का एग्जैक्ट नाम जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर, TERNARY, टर्नरी ऑपरेटर, राइट। अब टर्नरी ऑपरेटर जो है वो कैसे लिखा जाता है, इसको इस वाले स्टेटमेंट में सब कुछ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट को पढ़ने की कोशिश करना। पहले तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, वी आर आस्किंग फॉर एज, एंटर योर एज।
इंटीजर के टर्म में आप उसको स्टोर कर रहे हो, जिस नाम से आप उसे स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल, उसे भी आपने बोल दिया है एज, राइट। एक बार वो वेरिएबल आपके पास अवेलेबल हो गया, उस वेरिएबल को लेकर वी हैव रिटन दिस होल स्टेटमेंट। एंड नाउ व्हाट दिस इज सेइंग, ध्यान देना, जितना पोर्शन मैंने भी हाईलाइट किया ना, इसको देखो सबसे पहले, यहां से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, शुरुआत से नहीं। क्या लिखा है? एक कंडीशन है जिसमें लिखा है इफ एज इज लेस देन 18, तो दैट इज अ कंडीशन एक्चुअली, राइट। या तो ये कंडीशन पास हो जाएगी या ये कंडीशन फेल हो जाएगी, राइट। तो इफ एज इज लेस देन 18, अगर ये कंडीशन पास हो जाती है तो उस केस में इस इफ के ठीक पहले, इफ के ठीक पहले जो भी वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू जाकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। व्हाट इज दैट वेरिएबल? s, राइट। तो दिस वैल्यू विल बी गेटिंग स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल s। इफ के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा है वो जाकर उस वेरिएबल के साथ में एसोसिएट हो जाएगा जो आपने वहां लिखा हुआ लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। क्या होगा अगर ये फेल हो जाए तो फेल हो जाने के लिए आप राइट हैंड साइड पे देखिए, राइट हैंड साइड पे एल्स वाला पार्ट लिखा है, उसमें लिखा है एल्स दिस। तो व्हाट डज दैट मीन? दिस मींस कि अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये वाली जो स्ट्रिंग है ये जाके स्टोर हो जाएगी इसी वेरिएबल s में। दैट्स इट। इससे आसान और कोई तरीका ही नहीं है इसको। आप कहें तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे रखी हुई जो स्ट्रिंग है ये जाकर s में स्टोर हो जाएगी, और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये जो एल्स के ठीक बाद यहां जो लिखा है ये जाकर इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इस पूरे स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद s की एक वैल्यू हमारे पास होगी, और वो डिपेंड करता है कि ये कंडीशन जो है वो सक्सेसफुल रही या फिर अनसक्सेसफुल रही, राइट। तो दोनों ही परिस्थिति में हम इसे चला के यहाँ पर देखेंगे, दोनों ही कंडीशन में एट द एंड वी आर प्रिंटिंग वैल्यू ऑफ s, फाइन। अब यहां पर एग्जीक्यूशन करने के लिए जब आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, यहां पर आप जब VS कोड ओपन करते हैं तो VS कोड का इंटरफेस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे आपको कुछ ब्लॉक्स मिल जाते हैं। देखो इधर इस वाले अगर आइकन पे आप क्लिक करेंगे तो दैट इज गोइंग टू ऐड अ न्यू फाइल। तो आप न्यू फाइल में समय के साथ और आपको बताऊंगा, जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, आप वहां पे दे दीजिए जैसे मैंने दिया new_pgm, तो ये हो जाएगा हमारे प्रोग्राम का नाम .py। वो ये बताता है कि आई वांट टू राइट अ पाइथन कोड, फाइन। मैंने अगर प्रेस किया एंटर, तो एंटर प्रेस करने का मतलब हो जाएगा कि ये एक नई विंडो ओपन हो जाएगी जहां पर ऊपर लिखा हुआ है इस प्रोग्राम का नाम, आप उस प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर चुके, फाइन। एक बार अगर मान लीजिए कि आपने वो प्रोग्राम बना लिया है, जैसे हमने ये बना लिया था, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। यहाँ पर ऊपर एक ये प्ले बटन दिख रहा है, दिस बटन इज फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोड, दैट्स इट, फाइन। तो आई विल क्लिक दिस, और इसका आउटपुट भी मैं देखूंगा कि कहाँ आएगा, क्योंकि इसके पहले मैंने आपको जो आइडियली बताया था उसमें हम एग्जीक्यूशन कहीं कर रहे थे और वो एग्जीक्यूट कहीं और होगा, फाइन। अभी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, देखो नीचे बॉटम ऑफ द स्क्रीन यहां पर एक टर्मिनल विंडो ओपन हो गई जो इसके पहले नहीं थी, इसे हटा रहा हूं, वापस से ध्यान देना। इससे मैंने क्लिक किया, देखो एक टर्मिनल ओपन हुआ। इस टर्मिनल पे आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इस टर्मिनल पे नॉट हियर, इस टर्मिनल पे the program started its execution. It is asking there to enter your age, fine. So everything is here during this window. हमें कहीं यहाँ से टॉगल करने की आवश्यकता नहीं है, right? So that's why these editors are good. यहाँ पे आपको पूरा फाइल स्ट्रक्चर मिल जाता है, आपके जितने प्रोग्राम्स एक फोल्डर के अंदर बनाए हुए हैं वो सारे एक साथ आपको एक साथ अरेंज्ड फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, फाइन। जितने आप प्रोग्राम्स ऐड करते जाओगे वो सीक्वेंशियली यहाँ पर जुड़ते चले जाएंगे। आप किसी भी प्रोग्राम पे अगर मान लीजिए काम करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से उसको टॉगल कर सकते हैं। लुक एट दिस, दिस इज सम कोड, दिस इज अनदर प्रोग्राम, ये कोड प्रोग्राम है, तो यू कैन यूज इट दिस वे। जैसे आप आपके एक्सप्लोरर्स वगैरह यूज करते हैं, है ना, आप ब्राउजर्स यूज करते हो, मल्टी टैब्स रहते हैं, ये वैसा ही है। और जब आप एग्जीक्यूशन करोगे तो ठीक नीचे टर्मिनल पे आपको जो है एग्जीक्यूशन वाला पार्ट, तो एट द सेम टाइम मुझे प्रोग्राम भी दिख रहा है, उसका एग्जीक्यूशन भी दिख रहा है, फाइन। और भी बहुत सारे फायदे हैं, वो बताऊंगा मेच्योरिटी के साथ में, वो भी हमें सीखना है। तो एंटर योर एज में जैसे ही मैं यहाँ पर अगर मान लीजिए एज एंटर करता हूं तो मैंने यहाँ पे दिया सपोज 21, फाइन। तो 21 का मतलब ये हो जाता है, इस कंडीशन के साथ में आओ, 21 इज एक्चुअली नॉट लेस देन 18, इट इज ग्रेटर देन 18। तो ग्रेटर देन 18 का मतलब हो जाता है कि ये कंडीशन फेल हो जाएगी और क्या आ जाएगा, एलिजिबल फॉर वोटिंग, ये
ये जो स्ट्रिंग है ये जाकर इसके साथ में एसोसिएट हो जाएगी। फाइन। और आप जब एस की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो ये स्क्रीन पे आपको दिखेगी अभी। आई प्रेस्ड एंटर, लुक एट दिस, दिस इज व्हाट आई गॉट, एलिजिबल फॉर वोटिंग। फाइन। आई एग्जीक्यूटेड दिस, अगर मैंने यहाँ पे दिया 15, आई प्रेस एंटर, क्या आया इस बार, नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। फाइन। तो ये वन लाइनर कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं, इसको आप एक ही लाइन में पूरी तरीके से ड्राफ्ट कर रहे हो, और इस तरह के ड्राफ्टिंग को या इस तरह के अरेंजमेंट को कहा जाता है टर्नरी ऑपरेटर। फाइन। दिस आर कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं सिंगल लाइन। गॉट इट। अब ये प्रोग्राम देखो, जो आप पीछे लिख के आए थे ना पूरा कोड नोटपैड पे, वो एक ही लाइन में खत्म कर दिया है यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के जरिए। टर्नरी ऑपरेटर समझ गए ना? अब उसी को यहाँ अप्लाई करने की कोशिश करो। मैं एक काम करता हूं, इन दो लाइंस को हटा देता हूं, वापस से लिखते हैं इसको। ठीक है, ये तो पता है ना कि इनपुट रीड करने के लिए कैसे स्टेटमेंट लिखे जाएंगे, उसे तो वापस से लिखने की जरूरत नहीं है। दिस टू लाइंस एक्स एंड वाई, इससे क्या होगा, दो नंबर्स रीड हो जाएंगे। फाइन। टारगेट क्या है, टारगेट इज टू फाइंड लार्जेस्ट ऑफ टू नंबर्स, अगेन दोनों में से बड़ा नंबर मुझे निकालना है। फाइन। टर्नरी को मैं वहां पे यूज करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले एक कंडीशन लिख लेता हूं, वहां से शुरू करता हूं। इफ x is greater than y, राइट। अब अगर मान लीजिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, x, राइट। तो मैंने यहां पर इफ वाले पार्ट के पहले एक वेरिएबल का नाम लिख दिया, वो वेरिएबल क्या है, x, राइट। ठीक उसके बाद मैंने लिखा else y। ठीक है, अब इस कंडीशन को समझो, और इसको मैंने एल, एल फॉर मी इज लार्जेस्ट, फाइन, उसके साथ इक्वेट कर दिया। अब पिछले वाले कोड में हमने स्ट्रिंग्स यूज करी थी, हम स्ट्रिंग्स नहीं नंबर्स यूज कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि मैं इसे कैसे पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। आप एक्स और वाई दो नंबर्स लेके आए हो, मैं सबसे पहले मैंने ये ड्राफ्ट किया। यहां मैंने क्या लिखा है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इफ कंडीशन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा है वो वैल्यू जाकर एल के साथ में जुड़ जाएगी। ठीक है, तो इफ कंडीशन के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा है, एक्स, राइट। तो वैल्यू ऑफ एक्स विल बी गेटिंग मैप विथ एल, एक्स की वैल्यू जो है वो एल में जाकर स्टोर हो जाएगी। फाइन। अगर ये कंडीशन फेल हो गई तो उस केस में राइट हैंड साइड पे एल्स के साथ क्या लिखा है आपने, वाई, वाई की वैल्यू जाकर किसमें स्टोर हो जाएगी, एल में ही स्टोर हो जाएगी। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जो भी आपने लेफ्ट हैंड साइड पे जो वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है, इसे तो हर सिचुएशन में अपडेट होना ही है। हाँ, ये है कि वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि एल की वैल्यू क्या बनने वाली। कंडीशन अगर पास हो गई तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है वो एल की वैल्यू बनेगी। कंडीशन अगर फेल हो गई, जो राइट हैंड साइड पे लिखा है वो एल की वैल्यू बनेगी। पर हाँ, इतना मुझे पता है, इस स्टेटमेंट के बाद अगर मैं एल की वैल्यू प्रिंट करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट द लार्जेस्ट वैल्यू, राइट। चाहे फिर वो कंडीशन पास होने की वजह से आए या फिर फेल होने की वजह से आए, राइट। तो आई एग्जीक्यूटेड दिस प्रोग्राम, इट आस्क्ड मी फॉर द इनपुट्स, एंटर फर्स्ट नंबर, आई सेड 10, 20, एंड देन रिजल्ट में मेरे पास आ गया 20, द लार्जेस्ट नंबर। फाइन। आई एग्जीक्यूटेड इट अगेन, इसने फिर मुझसे बोला कि एंटर द नंबर्स, मैंने कहा 20, 10, फिर इसने कहा the largest number is 20, since I'm printing L here, here it is, fine. तो L got updated by the largest value here, and this arrangement, ये जो भी हमने लिखा है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, this thing is called ternary operator। ठीक है, इसे कहा जाता है ternary operator। फाइन। कंडीशनल ऑपरेटर होता है, इसे आप यूज कर सकते हैं इफ देयर इज सम बेसिक रिक्वायरमेंट, तो इस तरीके से आराम से फुलफिल हो जाएगी। ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं, एंड फिर हम चलते हैं उसके बाद। हैव यू हर्ड अ वर्ड लूप्स प्रोग्रामिंग में? व्हाट आर लूप्स? लूप की डेफिनेशन में लूप शब्द यूज नहीं कर सकते, दैट इज द रूल। हाँ,
अगर रिपीटेड एग्जीक्यूशन करना है किसी एक पोर्शन ऑफ प्रोग्राम का तो हम लूप्स का यूज। मेरी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप ध्यान से सुनना। वो बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक प्रिंट है, वो प्रिंट करता है हेलो, दैट्स इट। इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आई नो आई एम गोइंग टू गेट दिस हेलो ऑन द स्क्रीन, राइट। बट अब एक रिक्वायरमेंट मैंने अपडेट कर दी, वो ये है कि आई वांट टू प्रिंट दिस हेलो 10 टाइम्स, 10 बार। ठीक है, अब 10 बार प्रिंट करने का वैसे एक तरीका है, वो ये है कि इसको मैं कॉपी कर लूं और उसके बाद में पेस्ट कर दूं 5 बार, 10 बार, फाइन। तो मुझे इसे प्रिंट करना था 5 बार, और मैंने यहाँ पे 5 टाइम्स हेलो लिखा। आई वेंट फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, आई गॉट द रिजल्ट इज, लुक एट दिस, 1 2 3 4 एंड 5। पर क्या होता अगर ये 5000 होता तो 5 की वजह से, या 5 lakhs, तो फिर मैं प्रोग्राम में कब तक लिखता रहूंगा प्रिंट, या कब तक कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। फाइन। तो इससे एक बेसिक दिमाग में लगा लो। वो बेसिक्स ये है कि अगर आपको कोई एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवाना है प्रोग्राम में, तो फिर हम उसे रिपीटेडली बार बार प्रोग्राम नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो अच्छी प्रोग्राम प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग एक नया एक डायमेंशन ओपन करने जा रहे हैं। इस डायमेंशन को कहा जाता है लूप्स। फाइन, लूप्स या फिर लूपिंग। लूपिंग का मतलब यही होता है कि व्हेन यू नीड रिपीटेड कैलकुलेशन डन इन योर प्रोग्राम, रिपीटेड आपको कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो वहां पे लूप्स जो है वो पिक्चर में आ जाए। फाइन, तो मैं एक अपडेट यहां कर रहा हूं, वो अपडेट ये है, देखिएगा। फॉर I in range 5, that's it। बस यही मेरा प्रोग्राम है। अब इसके भी एक एक हिस्से को समझेंगे ये क्या लिखा है। और हाँ, मेरा प्रोग्राम फॉर I in range this print hello, I executed this, look at the output, are we getting the same output जो पिछली बार मिला था? ये रहा नीचे, है ना। मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन पे दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग। फाइन। और जैसा मैंने कहा था, अब जो है ना, हमें स्टेटमेंट्स बढ़ाने घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मुझे ज्यादा बार यही स्टेटमेंट चाहिए तो। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 5 की बजाय 10 कर दिया और इसे एग्जीक्यूट किया, तो आई विल गेट दिस हेलो गेटिंग प्रिंटेड 10 टाइम्स। फाइन। और अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर कुछ को चेंज कर रहा हूँ, देयर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड दैट आई लेट यू। अगर मान लो मैंने 10 की बजाय यहाँ पर 1000 कर दिया और इसे एग्जीक्यूट किया, तो हेलो विल बी गेटिंग प्रिंटेड हाउ मेनी टाइम्स? 1000 टाइम्स। ठीक है, ये 1000 और प्रिंट हो गया। तो अब काफी फ्लेक्सिबिलिटी हो गई। जस्ट कोड ऑफ 2 लाइंस इज गिविंग मी ऑल द थिंग्स। ठीक है, तो ये लूप का एडवांटेज हो जाता है कि आप जो है कोई भी एक पैच ऑफ कोड जो है मल्टीपल टाइम्स को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप लूप्स का यूज करते हैं। तो ये बेसिक दिमाग में बिठा लो कि रिपीटेड एग्जीक्यूशन मतलब लूप्स। फाइन। अब हम बात करते हैं इस लूप के बारे में थोड़ी सी, कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं और वो कैसे काम कर रहे हैं। चलिए, तो एक लूप का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उस बेसिक स्ट्रक्चर में दरअसल कुछ ऐसा लिखा होता है, फॉर अ वेरिएबल इन अ कंटेनर। ठीक है, जब भी आप कोई लूप लिखेंगे, ठीक है, तो ये लूप मतलब इससे क्या कहा जाता है पाइथन में? फॉर लूप। ठीक है, लूप भी कई प्रकार के होते हैं, उनमें से ये एक टाइप ये है। ठीक है, क्या कहा जाएगा इसे? दिस इज कॉल्ड फॉर लूप। फॉर लूप को ड्राफ्ट करने का, लिखने का जो स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर है, जो तरीका है, वो ऐसा है। उसमें क्या लिखा जाता है? सबसे पहले कीवर्ड लिखेंगे आप फॉर। फॉर के बाद में यू विल राइट सम वेरिएबल्स नेम। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, जो आपकी इच्छा हो वो ले लो। मैंने ऊपर क्या लिया था? आई, राइट। इसके अलावा आप जो चाहे वो नाम ले लें, पर यहाँ पे आपको लेना है कोई भी एक वेरिएबल का नाम। एंड आई नो कि अब आपको वेरिएबल तो पता है कि वेरिएबल क्या होता है। फाइन।
उसके बाद आपको लिखना है फिर एक स्टैंडर्ड कीवर्ड इन, नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन को आपको फॉलो करना पड़ेगा विद अ कंटेनर। नाउ दिस इज समथिंग दैट यू डोंट नो कि व्हाट इज कंटेनर, right? So you need to write for, you need to write variable, variable is optional, whatever is your choice, take that name. You need to write in, which is mandatory. You have to take a container. अब कंटेनर का मतलब जो मैं यहाँ पे जो अंदाजा लगा रहा हूँ या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, कंटेनर इज सम काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। कंटेनर इज समथिंग जिसके अंदर एक से ज्यादा वैल्यूज रखी हुई है। ध्यान देना मेरी बात पे, एक से ज्यादा वैल्यूज रखी हुई। अब एक से ज्यादा वैल्यूज का करेगा क्या ये लूप? ये लूप जो है ना, जब हम बोलते हैं ना मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशन हो रहा है, वो मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूशंस को मल्टीपल इटरेशंस कहा जाता है। एक शब्द यूज होता है इटरेशन। इटरेशन मतलब क्या? जब लूप एक बार एग्जीक्यूट हुआ तो टेक्निकली कहा जाता है कि वन इटरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड। जब वो लूप दूसरी बार एग्जीक्यूट हुआ तो उसे कहा जाएगा नाउ सेकंड इटरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड। फाइन। तो अब लूप अगर मान लीजिए कि 5 बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 5 बार अगर हेलो प्रिंट हुआ, तो आप कहेंगे कि इस लूप ने 5 इटरेशंस एग्जीक्यूट की। फाइन, 5 इटरेशंस द लूप हैज परफॉर्म्ड। विद एवरी इटरेशन व्हाट दिस फॉर लूप इज गोइंग टू डू, हर इटरेशन के साथ में फॉर लूप जो है ना, इस वाले कंटेनर में से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इंपॉर्टेंट, इस वाले कंटेनर में से एक एक वैल्यू उठाता है और वो वैल्यू किसको देता है? वेरिएबल। पहली वैल्यू उठाई इस कंटेनर में से, मैं दिखाऊंगा यहाँ, ये पहली वैल्यू उठाई इस वेरिएबल को दी, और वो वेरिएबल जो है या कहें कि वो वेरिएबल के साथ में इटरेशन स्टार्ट हो जाएगा। फाइन। अगली बार जब वापस से आएंगे सेकंड राउंड के लिए, तो यहां से अगली वैल्यू उठाई जाएगी, वो इसी वेरिएबल को दी जाएगी, फिर अगला इटरेशन शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से हर एक इटरेशन के साथ, हर एक साइकिल के साथ, हर एक लूप के साथ जो है एक एक वैल्यू उस वेरिएबल को दे दी जाएगी। और बड़ी जायज सी बात है कि कितनी बार लूप एग्जीक्यूट होगा? जितनी वैल्यूज इस कंटेनर के पास है। अगर इसके पास 5 वैल्यूज हैं तो ये लूप 5 बार चले, इसके पास 10 वैल्यूज हैं तो ये लूप 10 बार चले, एंड सो ऑन। गॉट इट? अभी प्रिंट हेलो को थे ना, थोड़ी देर बाद देखते हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम पे वापस आएंगे, मैं तुम्हें इससे और आसान दिखने वाला प्रोग्राम दिखाता हूं लूप में। ध्यान देना, फॉर एक्स इन, आई एम नॉट गोइंग टू राइट रेंज हियर, 1, 2, 3, 5। अभी हाल फिलहाल जो मैंने ये बनाया है, दिस इज लिस्ट। फाइन। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कॉमा सेपरेशन के साथ में मल्टीपल वैल्यूज दे देते हैं, इसे पाइथन में लिस्ट कहा जाता है। लिस्ट पे वी विल बी हैविंग इंडिपेंडेंट सेशंस, इसलिए अभी आप ज्यादा चिंता मत करो। अभी तो ये समझ लो कि हाँ, इट लुक्स लाइक अ कंटेनर, ये कंटेनर की तरह दिख रहा है। इसके पास कितनी वैल्यूज हैं? 5 वैल्यूज, 5 वैल्यूज, राइट? I am just going to do one thing. I'm going to write print x. That's it. Fine. तो जितनी मैंने अभी कहानी आपको सुनाई, उस कहानी को यहाँ पर बिठा लो और यहाँ से मैच करके देखो। मैंने क्या कहा था? फॉर लिखना ही पड़ेगा, वेरिएबल का नाम आपकी मर्जी जो चाहे दे दो, मैंने x दे दिया। इन लिखना ही पड़ेगा। Then you need to take a container which must have multiple values into it. What are the values contained inside this container? 1, 2, 3, 4, 5. कितनी वैल्यूज हैं? 5, राइट? तो अगर अभी इसी पॉइंट पे तुमसे पूछूं कि ये लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा, कितने इटरेशंस आएंगे, तो आप कहेंगे 5 बार, राइट? पहली बार जब ये लूप एग्जीक्यूट होगा और जब आप लूप के इंडेंटेशन वाले पार्ट में अंदर पहुंचोगे, लूप के स्कोप के अंदर, और मैं तुमसे पूछूंगी आप x की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे पहली बार में x की वैल्यू 1 होगी, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन में फॉर लूप ने इस कंटेनर में से पहली वैल्यू उठाई, x को दे दी और बोला अब जाए राउंड लगा के, तो वो एक राउंड लगा के आके दौरान x की वैल्यू क्या है? 1। फिर जब x = 1 के साथ आपने जो भी किया, लूप के साथ जब सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए, आप जब वापस ऊपर आए लूप तक, ठीक है, तो अब अगली बार में फॉर लूप x की अगली वैल्यू उठाएगा, या कहें कि फॉर लूप कंटेनर से अगली वैल्यू उठाएगा जो है 2 will be getting stored or associated with the same variable. What is that variable? x. अब x भूल जाएगा कि पिछले जन्म में, पिछले इटरेशन में उसकी वैल्यू क्या थी? 1। हो गया उसका काम खत्म। अब x की वैल्यू 2 है, फिर इटरेशन शुरू। और इसी तरीके से x एक एक करके 5 वैल्यू पोजेस करेगा 5 इटरेशंस के दौरान। फाइन। एंड दिस वी आर गोइंग टू सी नाउ। अब सी मतलब एक्चुअली सी, इसको हम देखने जा रहे हैं। और पहली बार हम लोग एक और काम कर रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, हम एक प्रोग्राम को डीबग होते हुए देखेंगे, राइट?
there is something what we call debugging a code. What do we mean by debugging, sir? अगर मैं इस प्रोग्राम को डायरेक्ट अगर एग्जीक्यूट करता हूं ना तो प्रोग्राम सीधे अपना आउटपुट दिखाता है फटाक से, राइट? मैं सोचता हूँ कि तू थोड़ा धीरे धीरे चल, जो तुझे समझना है कि तू कैसे काम कर रहा है। तो एक प्रोग्राम को अगर एक एक स्टेप करके अगर एग्जीक्यूट करना है तो फिर हम उसे एग्जीक्यूट करने की बजाय क्या करते हैं, डीबग करते हैं। तो डीबगिंग मतलब ऑब्जर्विंग द behavior of the program by executing it step by step. Fine. And for that I'm going to do one thing here. ध्यान देना, ये माउस का कंट्रोल फॉर लूप के ये जो फॉरवर्ड लिखा है इसके इस तरफ लेके आया जहां लिखा है लाइन नंबर 1। यहाँ पे भी जैसे लेके जाता हूँ देखो वहां रेड डॉट आ रहा है ना, उस रेड डॉट पर अगर क्लिक कर दूं तो परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट हो गया मतलब कि वहां पे मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया, ठीक है? आई इम्पोज्ड अ ब्रेक पॉइंट लिया। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या होता है? ब्रेक पॉइंट का मतलब होता है कि मैं यहां से डिबगिंग स्टार्ट करना चाहता हूं, बस। तो अगर मान लो भाई 5000 लाइन का कोड है और मैं प्रोग्राम का बिहेवियर जो है वो 4000 लाइन के बाद ऑब्जर्व करना चाहता हूं, तो फिर मैं पहली लाइन से स्टेप 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 करूंगा तो आधा घंटा तो वहां तक पहुंचने में लग जाएगा। फाइन। तो इसलिए डिबगिंग में ये सुविधा भी होती है कि आप कहां से डिबगिंग शुरू करना चाहते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी इंपोज ब्रेक पॉइंट्स। हालांकि ये तो कुछ छोटा सा कोड है, हमें पहली लाइन से डिबगिंग स्टार्ट करनी है, तो पहले लाइन पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया, देन गो देयर in the options available here, file, edit, selection, view, go, and after that you are having a run as well. Run के अंदर ही we are having start debugging. So I clicked on that. As soon as I clicked that, I observed few changes here. कुछ तो भी परिवर्तन हुए, कुछ नई विंडोज स्क्रीन्स वगैरह ओपन हुई। वो प्रोग्राम में भी मैंने देखा तो एक स्ट्रिप आ गई ऑन फर्स्ट लाइन, राइट? ये जो स्ट्रिप है ना, बस ये स्ट्रिप जहां जहां पहुंचेगी प्रोग्राम का कंट्रोल वहां पर है। फाइन। इसके साथ में एक और सुविधा अवेलेबल है, वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। यहाँ देखो ऊपर 3-4 चीजें यहाँ पर कंट्रोल आ गए हैं। कंट्रोल में से सेंट्रल वाला वी आर गोइंग टू यूज एट दिस पॉइंट ऑफ मैच्योरिटी। इस पे जैसे ही मैं रखता हूँ, हॉवर करता हूँ माउस को, तो वहां लिखा है स्टेप इनटू। फाइन। देखना भी मैं से एक बार प्रेस करूंगा, स्टेप इनटू को आई प्रेस्ड वंस। व्हाट हैपेंड? द कंट्रोल वेंट इनसाइड फॉर लूप, राइट? आप फॉर लूप के अंदर तो पहुंचे हो, यहां तक तो ठीक है। अब ये प्रिंट एग्जीक्यूट हुआ नहीं, होगा एक बार और स्टेप में करूंगा, राइट? यहां ध्यान दो, एक पोर्शन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे जहां लिखा हुआ है वेरिएबल्स। इस वेरिएबल्स के नीचे एक वेरिएबल का नाम भी लिखा है, जिसका नाम क्या है? एक्स। इसके सामने इसकी वैल्यू भी है। व्हाट इज दैट वैल्यू? 1। तो आप जो है डिबगिंग सेक्शन के दौरान नजर बना के रख सकते हो अपने वेरिएबल्स के ऊपर, जो भी प्रोग्राम में आपने वेरिएबल्स डिफाइन किए हुए हैं, कि आखिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन वेरिएबल्स की वैल्यू क्या चल रही है, राइट? ऐसे नहीं बोलेगा प्रोग्राम, पर यहां दिखाएगा कि x की वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज 1, राइट? तो हुआ ये है दरअसल कि फॉर लूप शुरू हो चुका है। x इस कंटेनर में से वैल्यूज पिक करने वाला है। पहली वैल्यू पिक हो चुकी है, x को मिल चुकी है, और कंट्रोल फॉर लूप के अंदर जाके वहां बैठा हुआ है, और उस पॉइंट पे हमने देखा व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1। तो अब मैं मान लो अगर इसे एग्जीक्यूट कर दूं, तो एग्जीक्यूट करने पर ये प्रिंट चलेगा, प्रिंट x। So what are we going to observe on screen? What is value of x? 1. We are going to get 1 on screen, right? So I executed this. Look at the screen, the terminal. This is the output जो नीचे दिख रहा है, right? So I got 1. जैसे ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया, कंट्रोल अगेन वेंट बैक टू फॉर लूप, राइट? मतलब फॉर के अंदर इंडेंटेशन के साथ, फॉर के स्कोप में जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं, अभी तो यहाँ एक ही है, वो जितने भी स्टेटमेंट आपने लिखे हैं वो सारे एग्जीक्यूट हो जाएंगे और कंट्रोल वापस से लूप के पास चला जाएगा, ठीक है? तो इसके पहले हमने जितने प्रोग्राम बनाए थे उसमें फॉर लूप नहीं था। उसमें क्या होता था, कंट्रोल टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन करता रहता था प्रोग्राम का, फिर बीच में इफ कंडीशंस आ गई तो ठीक है, उसके हिसाब से फिर चला। लेकिन अब लूपिंग्स है, लूपिंग्स में होगा कंट्रोल आगे बढ़ेगा, फिर वापस लूप के पास आएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर वापस लूप के पास आएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि लूप कंप्लीट नहीं हो जाए, राइट? अब यहाँ पर क्या होने वाला है, मैं एक स्टेप और एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। इस स्टेप का मतलब है कि फॉर के पास वापस से कंट्रोल आ गया है फॉर द नेक्स्ट इटरेशन। व्हाट इज गोइंग टू हैपन अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी और कहानी जो मैंने तुम्हें बताई थी। अगली वैल्यू 2 किसके अंदर? x के अंदर। x कहां है? वो रखा है, यहां पे ध्यान देना है। एक स्टेप एग्जीक्यूट करी, वी वेंट इनसाइड लूप नाउ, ठीक है? क्या x गॉट अपडेटेड? यस, इट गॉट अपडेटेड। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x नाउ? इट बिकेम 2। तो अब जो करना है उसके साथ करो, हमने तो कहा केवल प्रिंटिंग करनी है, तो हम प्रिंट कर देते हैं, राइट? एक स्टेप एग्जीक्यूट किया, x गॉट प्रिंटेड, हियर इट इज नीचे रिजल्ट में 2।
अब दो वैल्यूज प्रिंट हो चुकी हैं 1 and 2. फाइन. एंड सिमिलरली कंट्रोल अगेन केम बैक टू फॉर लूप. एक बार और करूंगा तो अगली वैल्यू 3, x की वैल्यू बन गई 3. हियर इट इज. नाउ दैट विल बी गेटिंग प्रिंटेड. इसके बाद में इट विल बिकम 4, वो प्रिंट हो जाएगा. फिर इट विल बिकम 5, फिर वो प्रिंट हो जाएगा. क्योंकि ये आखिरी वैल्यू थी और पांचों प्रिंट हो चुकी हैं. कंटेनर खत्म कर चुका अपनी सारी वैल्यूज को. इसका मतलब टाइम आ गया है कि फॉर लूप अब टर्मिनेट हो जाएगा. और हमारे प्रोग्राम में फॉर लूप के बाद चूंकि कुछ और नहीं लिखा है, दैट्स व्हाई प्रोग्राम विल एंड हियर. दैट्स इट. फाइन. So this is what we call debugging. This is how for loop works, and this was the structure of for loop. For a variable in a container. What does that mean? That variable will be updated by some value in every iteration. Where are those values? Residing inside this container. इस container के अंदर वो सारी की सारी values रखी हुई हैं. ठीक है? इसमें ना वो एक सेकंड. तो इसमें सिग्निफिकेंसली अगर बात करें तो हम अलग अलग लूप्स में अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे अगर मैं सपोज आपसे कहूं कि मुझे किसी एक यूजर डिफाइंड नंबर का मुझे टेबल प्रिंट करना है. छोटे छोटे प्रोग्राम तो ऐसे ही होते हैं कि जो एक नंबर दे दिया 2, तो स्क्रीन पे आ जाना चाहिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड 20. राइट. यूजर ने अगर दे दिया सपोज some other number, उसका टेबल सामने आया. फाइन. तो दिस कैन बी डन यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ लूप्स. लूप्स के जरिए जो है आप ये काम कर सकते हैं. कैसे करें? चलो कोशिश करो और मेरी हेल्प करो. पहली बात तो मुझे बताओ कि यूजर डिफाइंड नंबर्स का अगर टेबल बनाना है तो पहले तो मुझे यूजर से क्या लेना पड़ेगा? इनपुट. राइट. तो आई एम गोइंग टू टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर इन टर्म्स ऑफ इंटीजर. सो int ओवर इनपुट दैट आई एम गोइंग टू राइट. इनपुट के अंदर मैंने लिखा एंटर अ नंबर. राइट. आप सभी कंफर्टेबल हैं जितना पढ़ाया जा रहा है अभी तक जो डिस्कशन हुआ है आजकल? एंटर अ नंबर. और यहां पर मैंने सपोज मान लिया कि वो नंबर क्या है? x. राइट. x. चलो x, दैट नंबर इज x. तो अब x का टेबल प्रिंट करना. अब x का टेबल प्रिंट करना है तो एक टेबल में कितनी वैल्यूज प्रिंट होगी एवरी टाइम? चाहे वो 5 का टेबल हो या 35 का टेबल हो, हर बार मुझे पता है कि स्क्रीन पे काउंट्स कितने प्रिंट करने हैं. प्लस एवरी टाइम 10. चाहे वो 2 की टेबल है चाहे 20 की है, 10 वैल्यूज ही स्क्रीन पे आनी है. राइट. तो एक बात बिल्कुल तय हो गई है कि जो भी आप लूप वगैरह यूज करने का सोच रहे हो, वो लूप जो है वो कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा. इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा. फाइन. वैसे अगर मैं ये लूप वगैरह यूज नहीं करूं तो टेबल तो वैसे भी प्रिंट की जा सकती है ना. कैसे प्रिंट की जा सकती है? अगर मैं बिल्कुल नोविस तरीका यूज करूं तो व्हाट कैन आई डू हियर? प्रिंट x into 1. कैन आई डू दिस? x into 1 is पहली एंट्री. उसके बाद x into 2. राइट. उसके बाद सिमिलर टू दिस x into 3. ठीक है. क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये टेबल प्रिंट हो रही है? One, two, three, 4, 5, 6, 7. There is an intention behind writing all this. समझाता हूं अभी. 10. ठीक है. तो अब मैं जो देख पा रहा हूं वो ये है कि एक वैल्यू आएगी यूजर की तरफ से. मैं उस वैल्यू को बारी बारी से 1 से लेकर 10 तक के इंटीजर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं एंड आई एम प्रिंटिंग देम. दैट इज द टेबल व्हिच आई वाज लुकिंग फॉर. तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूशन पे इसने मुझसे एक नंबर मांगा. मैंने कहा लेट्स से दैट नंबर इज 5. आई प्रेस्ड एंटर. इट हैज गिवन मी द रिजल्ट. 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, up to 5 into 10, 15. Right? This is something which we were desiring but not using this way. ये तरीका नहीं चाहिएगा. हमें यही चीज अचीव करनी है यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स. ठीक है. हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि अगर मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं और किसी भी काउंट के लिए अगर बात करूं तो टेबल तो आएगी. फाइन. तो आप ये देखो कि कौन सा स्टेटमेंट है
जो आइडेंटिकल नेचर का है और जिसे आप बार बार एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो आप कहोगे सर ये है वो स्टेटमेंट, ठीक है। इसी प्रकार के स्टेटमेंट बार बार एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हाँ, एक बदलाव दिख रहा है, वो बदलाव ये है, इन एवरी प्रिंट वॉट एवर आर हियर, सारे के सारे 10 प्रिंट में एक्स तो कॉमन है, ठीक है। अंतर कहां आ रहा है? द अदर नंबर। वो पहली बार में क्या है? 1, दूसरी बार में क्या था? 2, तीसरी बार में 3, फिर 4, फिर 5 एंड देन इट इज गोइंग अप टू 10, राइट। क्या इस पूरे के पूरे लॉजिक को आई कैन रिप्लेस बाय दिस? ध्यान देना, फॉर आई इन लिस्ट, अभी रेंज पे बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 and I went for printing x into I। ध्यान दो और सोचो कि क्या लिखा है, और जो भी पीछे आपने अभी पिछले वाले प्रोग्राम में जो 5 नंबर प्रिंट करवाए हैं उससे इसको कंपेयर करो। पहली बात ये बताओ कि ये फॉर लूप कौन से वेरिएबल पर ड्राफ्टेड है? आई पे। कंटेनर में कितनी वैल्यूज हैं? तो जो बेसिक्स पता है उनके हिसाब से जवाब देना। कंटेनर में अगर 10 वैल्यूज हैं तो लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार चलेगा। इसका मतलब ये तो श्योर है कि ये प्रिंट 10 वैल्यूज प्रिंट करने वाला है, राइट। इसके अलावा आई जो है वो पहली बार में क्या वैल्यू उठाएगा? 1, दूसरी बार में, और इस तरीके से वो 10 तक जाए, राइट। अगर यहां पर मैं इस x की बात करूं तो क्या आने वाले तमाम 10 इटरेशंस में x की वैल्यू सेम रहने वाली है? x की वैल्यू सेम ही है ना, x में कहां चेंज कर रहे हैं? x तो वो वैल्यू है जो यूजर ने दिया है। अगर वो 5 है तो 5, 11 है तो 11, 10 है तो 10, राइट। तो हर इटरेशन में x की वैल्यू विल बी सेम। एक्चुअली x इज दैट नंबर व्हिच यूजर हैज गिवन कि इसका मुझे निकालना है टेबल, राइट। तो x का मल्टीप्लिकेशन जब पहली बार इटरेशन परफॉर्म हो रहा होगा, जो मैं जनरली आई बोल रहा हूं, किसके साथ होगा? स्पेसिफिकली किसके साथ होगा? 1 के साथ होगा, क्योंकि पहली इटरेशन आई की वैल्यू क्या होगी? 1, दैट्स व्हाई। तो अगर मान लीजिए कि x 5 है और पहली बार अगर इटरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो दरअसल यहां पर कैलकुलेट हो रहा है 5 into 1 और डिस्प्ले होने वाला है 5। दूसरी बार जब लूप परफॉर्म होगा या दूसरी बार जब लूप चलेगा, तो दूसरी बार में जब आप लूप के अंदर जाओगे तो आई की वैल्यू क्या लेके जाओगे? 2। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा आप 5 into 2। तीसरी बार में कैलकुलेशन हो जाएगा 5 into 3, देन 5 into 4 अप टू लास्ट काउंट क्या है? 5 into 10, राइट। तो मैं इस पूरे के पूरे लिखे हुए पोर्शन को अगर हटा दूं तो केवल इतना पार्ट अगर एग्जीक्यूट करके देखूं तो आई एम गोइंग टू गेट द सेम रिजल्ट आउट ऑफ इट। मैं इससे वही रिजल्ट जो है ऑब्जर्व करूंगा कि मुझे यहां भी मिले, राइट। तो मुद्दा सिर्फ ये है कि लूप्स जो हैं वो रिपीटेड कैलकुलेशंस में हमें हेल्प करते हैं, फाइन। हाँ, आपको वो पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि आपको लूप्स को यूज करना कैसे है। ये बहुत ही आसान कोड था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ लूप में 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया है, कीपिंग 1 नंबर unchanged during all iterations and changing the other from 1 to 10. It has given me the result. क्या ये समझ में आ गया? ये जो प्रोग्राम सामने लिखा हुआ है इसमें कोई डाउट तो नहीं है? इस प्रोग्राम में बस आखिरी चीज बोल देता हूं, इस प्रोग्राम में अगर रेंज लगा दिया जाए तो रेंज इज समथिंग दैट विल आल्सो डू दिस टास्क फॉर मी। देखना ध्यान से, मैंने यहां पे अगर लिखा रेंज फ्रॉम 1 to 11 and that's it, and let me check what this is giving us. Enter a number 11, is it giving me the same result? It is, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हर बार क्या होता है ना कि वो लिस्ट विस्ट बनाने के लिए कौन मेहनत करेगा यार कि कंटेनर बनाओ, उस कंटेनर के अंदर इतनी सारी वैल्यूज लिखो, ऐसा सब नहीं होता। पाइथन में हमारे पास में एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन का नाम है रेंज, राइट। वो फंक्शन क्या करता है? वो फंक्शन हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप उसके साथ में जो है ना कुछ काउंट्स एसोसिएट कर दें तो वो आपके लिए एक कंटेनर क्रिएट कर दे। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है रेंज 1 to 11, 1,11 मतलब 1 to 11, तो it has created a range here of which the values are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
एक्चुअली द लास्ट काउंट इज नॉट इंक्लूसिव। फाइन, ये जो हमने दो नंबर दिए ना, इनको जनरली बोला जाता है स्टार्ट एंड स्टॉप। फाइन, स्टार्ट एंड स्टॉप, स्टॉप इज नॉट इंक्लूसिव इन द कंटेनर। तो इसीलिए 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज आएंगी बाय विद इंक्रीमेंट ऑफ 1, और आखिरी नंबर उसमें इंक्लूडेड नहीं होगा। तो रेंज ऑफ समथिंग क्रिएट्स अ कंटेनर, दोस कंटेनर्स वी कैन यूज विद इन फॉर लूप्स। फाइन, मतलब आप सोचो ना, अगर मुझे मान लो कि ये जो टेबल है वो 1 से 10 तक की बजाय 1 से 100 तक के प्रिंट करने में, मतलब x इंटू 1 से स्टार्ट करते हुए x इंटू 100 तक जाना है, 100 नंबर प्रिंट करना है, तो फिर मैं वो लिस्ट कहां पे बनाते बैठूंगा यार? उस लिस्ट के अंदर एक कंटेनर बनाऊं मैन्युअली, 1 से लेकर 100 तक की वैल्यूज लिखूं, क्यों लिखूं? नहीं लिखूं। तो व्हाट इज द अल्टरनेट ऑफ दैट? रेंज दिया, 1 लिखा, 1 is the start point and the end point for me is 101. So this is a container which contains 100 values and those values are from 1 to 100. Fine, and I'll print this. ये मैंने जैसे प्रिंट किया तो यहाँ पे मैंने नंबर दिया 5 and I've got the values. Look at this. It started from 5 into 1 5. It terminated at 5 into 100 equals to 500. ठीक है, सो प्रिंट इसमें चला दिया। तो रेंज क्रिएट्स कंटेनर्स एंड दोस कंटेनर्स कैन बी यूज्ड विद इन द लूप्स। ठीक है, और यही काम हमने वहां किया था, कहां पे? वो हेलो जहां प्रिंट किया था उस। फाइन, अब एक अंतर था उसमें, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो वहां पर रेंज में हमने इस तरह से दो वैल्यूज पास नहीं की थी। वहां पे कितनी वैल्यू दी थी मैंने? सिंगल वैल्यू दी। अब उसमें मैं तुम्हें डिफरेंस बता देता हूं। अगर आप सिंगल वैल्यू देते हो, अगर मैं लिख दूंगा रेंज ऑफ 10, राइट, तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर विथ 10 वैल्यूज, बट वो शुरू होंगी 0 से और वो जाएंगी अप टू 9। तो अगर मैं रेंज ऑफ 10 लिखता हूं तो इट विल क्रिएट अ कंटेनर विद वैल्यूज 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट्स इट। तो 0 से 9 तक की वैल्यूज अगर मैं देखूं तो कितनी वैल्यूज है टोटल? 10। ठीक है, तो देयर आर टोटल 10 वैल्यूज, इंक्रीमेंट इज ऑफ 1 बट द वैल्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम 0। फाइन, तो ये अंतर था वहां जो मैंने रेंज दिया था उसमें और इसमें। फाइन, हालांकि हेलो वाले प्रोग्राम में हमें कुछ न्यूमेरिक वैल्यू तो यूज करनी ही नहीं थी, तो इसीलिए हमने वहां जब लिखा था आई गेस रेंज ऑफ 5। ठीक है, तो रेंज ऑफ 5 लिखने का मतलब होता है कि वो एक ऐसा कंटेनर जिसमें कितनी वैल्यूज हैं? 5, और वैल्यूज कौन सी हैं? 0 1 2 3 4। तो बस उसको ये पता चल गया था लोग को कि मुझे कितनी बार चलना है? 5 टाइम्स। वैल्यू ऑफ वेरिएबल वाज नॉट यूज्ड इनसाइड। फाइन, इस रेंज पे और भी काफी सारी चीजें हैं बात करने की, हम समय के साथ में फिर वो करते हैं। ठीक है, अभी एक कंफर्ट चेक लगा लो, ये जो हम लोगों ने अभी प्रोग्राम, ये वाला जो प्रोग्राम बनाया ऑफ फाइंडिंग द टेबल, क्या इसके साथ कंफर्टेबल थे आप? ये समझ में आ गया आपको? इसको बनाओ, उसको डीबग करके देखो। डीबग में आपको दोनों वेरिएबल्स दिखेंगे, एक्स की वैल्यू सस्टेंट रहेगी, आई की वैल्यू चेंज होती रहेगी, और हम और आने वाले समय में और भी कोर्स डीबग करके देखते रहेंगे। फाइन, तो आज का सेशन यही समाप्त। आज की समरी की हमने प्रोग्राम्स में इफ एल्स जो है वो लगाना देखा, हमने एलिफ देखा, हमने ये भी पढ़ा कि एलिफ के ऊपर कुछ काउंट्स का रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो मल्टीपल टाइम्स जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के एडिटर्स देखे, कहां कहां पे हम पाइथन के प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, हमने फॉर लूप्स के छोटे मोटे कोड्स देख लिए हैं, फॉर लूप का स्ट्रक्चर समझ लिया है, बेसिक स्ट्रक्चर कि कहां वेरिएबल है, कहां कंटेनर है, कंटेनर का मतलब क्या है, इटरेशंस क्या होती हैं, कितनी बार इटरेशंस चलती हैं, और हमने डीबगिंग का एक बेसिक ग्लिम्स लिया है, व्हाट डू वी मीन बाय डीबगिंग। फाइन, अब नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तब उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अगले हफ्ते क्लास रहेगी संभवतः, कौन से दिन कितने बजे वो आपको ग्रुप पे अपडेट करें। ठीक है, चलिए चलते हैं।